ये सब आपको करना है। ठीक, लास्ट वाली यूनिट में फॉरेन ट्रेड या ओपन इकोनॉमी या फिर जो हमारे पास मैकेनिज्म है ये सब डील करने के लिए उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी। ओपन इकोनॉमी, सपोज करो ये कोई भी इकोनॉमी है, कोई कंट्री है आपका, है ना। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अगर किसी भी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट की परमिशन है एंड इंपोर्ट दोनों की परमिशन अगर आपके पास है तो ये इकोनॉमी आपकी होगी ओपन इकोनॉमी। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अगर आप दोनों कर सकते हैं, परमिशन है गवर्नमेंट से, तो इस टाइप की इकोनॉमी आपकी ओपन इकोनॉमी है। ठीक है, और ओपन इकोनॉमी को ही आपको डीपली समझना है आज। तो कुछ चीजें समझिए, बेसिक क्या है देखिए। सपोज करो एक कंट्री है इंडिया, देखिए ये आपका एक्सपोर्ट एंड ये आपका वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। और हम लोग इसमें क्या लेंगे, कंसीडर करते हैं नंबर ऑफ आइटम्स को नहीं, टोटल मॉनेटरी वैल्यू को कंसीडर करते हैं। अगर ये केस है कि आपने जो एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट मतलब किसी भी चीज का प्रोडक्शन, मान लिया आपके यहाँ बाइक का प्रोडक्शन हुआ और आप बाइक सेल करने गए अदर कंट्रीज में, और आपको टोटल जो पैसा मिलेगा, है ना, तो सपोज करो मिला है 10,000 करोड़ रुपीज। एंड आपने क्या है, आईफोन जैसे आइटम्स आपने इंपोर्ट किए और इसके लिए आपने पेमेंट किया है $12,000। 1 करोड़ मतलब एक ही करेंसी लेंगे। तो इस केस में आप देखेंगे आपकी अर्निंग कितनी है, 10,000 रुपीज। ठीक है, आपने कितना अर्न किया, टोटल 10,000 रुपीज। एंड आपकी कंट्री से कितना पैसा गया है, 12,000 रुपीज। अगर आप बैलेंस निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, एंड नेगेटिव 2,000 करोड़ रुपीज। तो ये सारा कुछ हमें जिस यूनिट में सीखना है, इससे क्या करना है, आरबीआई का क्या स्टेप होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी इस कंडीशन में, ये सब आपको जिस यूनिट में सीखना है, तो वही आपका क्या होगी, बीओपी। जब आप जीएस करेंगे, जब आप जीएस पढ़ेंगे तो वहां पर क्या होगा कि नाम होगा यूनिट का बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसी में सब कुछ आपको सीखना है कि आपको ट्रेड कैसे मैनेज करना होगा। अगर आप मैक्सिमम, आपका एक्सपेंडिचर का साइज मैक्सिमम रहेगा, अर्निंग कम रहेगी, तो ऐसे आपकी इकोनॉमी डंप हो जाएगी। आपको भी तो कमाना है ना, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम एक्सपोर्ट करें। क्लियर है ना, इसीलिए मेक इन इंडिया लेके आए। बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन हम लोग करेंगे, उन सबको सेल करने जाएंगे, बहुत सारा पैसा हमें अर्न करना है। ठीक है, देखिए जरा, जब आप बीओपी की बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो एक डायग्राम याद रखिएगा, हमेशा आपके काम आएगा। जब भी आप पीटी देने जाएंगे तो भी इससे बाहर नहीं जाएगा, है ना, कुछ भी अगर आएगा तो। ये आपकी इकोनॉमी है, किसी भी टाइप से आपकी इकोनॉमी में ट्रांजैक्शन होता है, पैसा आएगा, और किसी भी टाइप से आपकी इकोनॉमी से पैसा कहीं और जाता है। ये सब कुछ जहां मैनेज करते हैं उसको बोलते हैं बीओपी। ठीक है, किसी भी तरीके से किसी भी टाइप से पैसा आपके घर आता है, इंडिया में किसी भी टाइप से पैसा है, कोई भी टाइप हो, तो किसी भी तरह से आपकी कंट्री से पैसा बाहर जा रहा है, इन सबको कहां पर दिखाते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब कैसे पैसा आएगा देखिए, नंबर वन, ट्रेड। और आपकी कंट्री से पैसा कैसे जाएगा, आउटफ्लो ऑफ करेंसी, ट्रेड से होगा। डिफरेंस क्या है, यहां पर आपने इंपोर्ट किया तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, पैसा जाएगा आपके यहाँ से। क्लियर है ना। और यहाँ पर
पैसा की आप करेंसी के इनफ्लो हो रहा है ट्रेड से, इट मीन्स कि आपने क्या किया हुआ। क्लियर है ना, एक एक चीज आपको ड्रॉ करनी। दूसरा क्या केस होगा, अगर मान लिया कोई बांग्लादेश से कोई सिटीजन आता है उनका, यहाँ पर काम करेगा, तो वो पैसा जो भी उसकी मतलब पर डे आप जो भी देंगे या पर मंथ देंगे, वो सब पैसा बांग्लादेश भेजेगा, पैसा जाएगा, ये हो जाएगा रेमिटेंस। ये आपकी कंट्री से निगेटिव जाएगा, बांग्लादेश, नेपाल, हाँ ये सब लोग आपसे अर्न करते हैं, ये सब लेके जाते हैं। और हमारे लोग जाएंगे कहाँ पर, यूएसए, सऊदी और यूके, और बहुत सारा पैसा आपके घर में भेजेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रेमिटेंस। रेमिटेंस क्लियर है ना। आपने लोन प्रोवाइड किया नेपाल को, श्रीलंका को, ये भी काउंट किया जाएगा। और आपने लोन किसी से रिसीव किया, यूएसए से, ठीक है ना, क्लियर है ना। अच्छा उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, सपोज करो किसी कंट्री की आपने इकोनॉमिक हेल्प करी और आपकी किसी ने हेल्प करी, तो किसी भी टाइप से, और भी टाइप हो सकते हैं। सपोज करो एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आपकी कंट्री में आता है एफडीआई। टाटा जाते हैं श्रीलंका में एक प्लांट लगाएंगे, तो श्रीलंका में क्या हो जाएगा, एफडीआई। ये एफडीआई हमारे लिए आउटफ्लो होगा, हमारे यहाँ से पैसा गया है किसी कंट्री में लगने। एंड अगर कोई कंपनी आएगी जस्ट लाइक फोर्ड, फोर्ड ने इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ किया, तो ये एफडीआई इनफ्लो। अगर एनआरआई पैसा डिपॉजिट करेंगे, तो ये हमारे यहाँ आएगा। और कोई फॉरेनर अगर हमारे यहाँ काम करा, वो पैसा लेके जाएगा, तो वो भी सब बैलेंस ऑफ पेमेंट में रखेंगे। किसी भी टाइप से आपकी कंट्री में इनफ्लो ऑफ करेंसी होता है या आउटफ्लो ऑफ करेंसी, वो सब का सब किसमें होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। किसी भी टाइप, कल को कोई और टाइप आ सकता है, ठीक, क्लियर है। उसके बाद यूपीएससी पीटी 2015 का क्वेश्चन करेंगे, यहाँ तक क्लियर हो। अब एक चीज देखिए, यहीं पर एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया। चलिए देखिए नेक्स्ट पेज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को क्या बोलेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक। सपोज करो केस नंबर 1, इफ इंपोर्ट इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, तो इस केस में बैलेंस ऑफ ट्रेड का नेचर होगा निगेटिव। आपने इंपोर्ट मैक्सिमम किया, देखिए इस केस में इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, इट मीन्स कि आपने इंपोर्ट खरीदा बहुत ज्यादा, बहुत सारा पैसा आपने दिया है, बट आपकी अर्निंग क्या हो गई, कम, तो बीओटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है। मैक्सिमम नेगेटिव बीओटी विद चाइना, इंडिया का सबसे ज्यादा बीओटी नेगेटिव किसके साथ है, विद चाइना। क्लियर हुआ। अगर एक्सपोर्ट इज सॉरी इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, इन दिस केस बैलेंस ऑफ ट्रेड विल बी नेगेटिव एंड मैक्सिमम नेगेटिव बीओटी विद चाइना।
ठीक, एट प्रेजेंट, है ना। केस नंबर 2, इफ इंपोर्ट बीओटी विल बी पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव किसके साथ है, ईओ। क्लियर। हाँ, पॉसिबल है नहीं, बट वो बता दिए। हाँ, आइडियल, क्या लगता है ऐसा हो, दोस्ती में नहीं होता, जितने समोसे आपने खिलाए उतना कोई खिलाएगा, एक दो ऊपर नीचे रहता है ना। हाँ बताइए। सर्विस सेक्टर। केस नंबर 3, ये आपका बैलेंस बीओटी होगा, बट ये पॉसिबल नहीं होता, आइडियल कंडीशन है। ठीक है, सारा कुछ क्लियर है। अब यूपीएससी पीटी 2015 का क्वेश्चन, चलो ठीक है। आप एक काम करिएगा, इससे पहले का डायग्राम एक बार देख लीजिए। ये बेटा बैलेंस होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड इन, नहीं नहीं, ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड जीरो जीरो नहीं होगा, बैलेंस होगा, बैलेंस होगा, जितना आपने सेल किया उतना परचेज। हाँ हाँ, डायग्राम देखिए प्रॉपर, फिर मत कहना कि सर बताया नहीं। अगला क्वेश्चन देखें कितने लोग करेक्ट करते हैं। यूपीएससी पीटी का क्वेश्चन है, सबको देख ले, ये क्या है, बीओपी है ना। और देखेंगे ट्रेड, अगर ये देखेंगे ये दोनों क्या है, यही तो बीओटी है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है ना। क्लियर है, चलिए। अपना अपना करेंगे। चलिए स्टार्ट हो जाइए। डी, बीओपी इज ग्रेटर देन बीओटी, ऐसा सॉरी, बीओटी इज ग्रेटर देन बीओपी। आपको हाँ बीओपी है बेटा, अरे ये पी ही है। चलिए, किसका हो गया, आंसर आया किसी का, ओके, और किसी का, डी, ओके। और इसी टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं यूपीएससी में, है ना। अगर एकदम क्लियर है सब कुछ तो फिर क्लियर है, वरना अगली बार फिर से अप्लाई करना, है ना? यही होता है ना, सीधा फंडा है, उसमें कुछ अलग नहीं। और इकोनॉमी का एक रूल है, अगर आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो आपका पीटी पास हो जाएगा। तो 15 क्वेश्चन आते हैं और बाकी कुछ बजट के आते हैं, तो नियर बाय 20 क्वेश्चन आपको इकोनॉमी देता है। और कितना चाहिए कट ऑफ मेंस के लिए, 42 से 43, मैक्सिमम 44 क्वेश्चन, 100 में 44, है ना। ये सोचिए, कई लोग पागल हो जाते हैं, सर हिस्ट्री मेरा नहीं हुआ, जाने दो, क्यों पीछे पड़े उसके। आप सोचिए, देखिए जब भी आप पीटी देंगे, 100 क्वेश्चन आते हैं ना जीएस में, और 42 से मैक्सिमम 45, अगर मैक्सिमम पेपर बहुत इजी अगर आ गया तो 45 ये आपका कट ऑफ होगा। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 100।
अब बाकी आप क्यों, अगर कुछ छूट भी रहा है ना तो जाने दो, जो बहुत अच्छा है उसे और अच्छा करिए, ताकि 100% स्कोर उस सब्जेक्ट से। और प्रतिष्ठा में जान नहीं देनी चाहिए कि नहीं करके रहेंगे। एक क्वेश्चन अगर आ भी जाएगा, उससे आपके कितने ज्यादा क्वेश्चन नुकसान हो जाएगा, है ना। चलिए बताइए, ए वाला कौन है? ए, ए का कोई नहीं? बी, कोई नहीं पूरी क्लास में? सी, दो। डी, गुड। अच्छा आप किधर है? कहीं नहीं? नहीं एक तो नहीं ना बोला। पूरा टाइम लीजिए, बट मुझे बताइए, सभी को ऑप्शन सभी के पास है। एक तो कराना पड़ेगा। ए में कोई नहीं? और बी में? नहीं। डी वाले कितने? डी वाले कितने? एक दो तीन, आप भी हैं? नहीं है आप? सी में? डी वाला कोई नहीं? तीन। आप किसमें? डी। सी में कौन है? सी वाला एक, आप भी सी में? नहीं आप? सी में बस आप ही हैं? हाँ दोनों, बस दो ही है। तो कौन आप? एक दो तीन, तीन कहीं नहीं? कोई एक तो बताइए, कहाँ पे बताइए, कोशिश करिए, ट्राई करिए। कुछ है नहीं, आप देखिए ना सही। देखिए सी, जो भी होगा देख लीजिए, पहले आप ये डायग्राम देखिए। मैथमेटिक्स है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सी सेट पास करना है ना। उसके बाद देखिए ये समझ आ गया होगा। एंड बाकी आप देखिए, आई थिंक सब कुछ क्लियर है। करेक्ट आंसर सी। बेटा ये कैसे हो जाएगा? क्या आपको लोन नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है? आप ओपन इकोनॉमी में ना बेटा, पहले ओपन इकोनॉमी में कोई जाएगा कोई आएगा, क्या पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? ना बेटा, ओपन इकोनॉमी में नहीं, ओपन इकोनॉमी में पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, बात जरा समझिए ना आप, क्यों मिस्टेक करते हैं। देखिए बेटा, इसमें सब कुछ शामिल है, बीओपी में सारा कुछ आएगा, मैंने बता दिया, इससे बड़ा हिंट क्या होगा। बीओटी में सिर्फ एक चीज है। नहीं वो कैसे होगा बेटा, वो इकोनॉमी जब आपकी क्लोज होगी ना, उस केस में बोलेंगे, ओपन इकोनॉमी तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। अरे चैप्टर क्या हेडिंग डाली देखो, हेडिंग देखो बेटा, बीओपी जहां पर आएगा, मैंने इसलिए हेडिंग क्या डलाई देखिए। अरे तुम लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। ये देखिए क्या डलाई हेडिंग, ओपन इकोनॉमी डला है। उसके बाद क्या है, जहां पर भी ये टर्म आएगा, इसका मतलब क्या है। इसलिए बोलते हैं एक एक चीज ध्यान से सुनिए। ठीक। चाइना का केस क्या बता रहे हैं आप? हाँ, तो उसमें सब कुछ उसमें कुछ लेते ही नहीं ना, उसमें कुछ नहीं लेंगे, उसमें आप कुछ भी बोल दीजिए। याद करिए जीडीपी एंड जीएनपी, मैंने बताया था। और चूंकि पहले मैंने बता दिया, ये जो यूनिट है आपकी बेसिकली वो क्या है, ओपन इकोनॉमी। ठीक है। क्या नीडी क्या है आपको, कोई अभी ये समझ आएगा। आगे जब हम लोग आगे जाएंगे ना, तो आपको समझ आएगा क्यों ऐसा पढ़ते हैं, बीओपी की नीड क्यों है। ठीक है। किसका करेक्ट हुआ था? दो बच्चे, मेहनत सारी खराब हो गई फिर। ऐसे पीटी में होता है, इतने सारे देते हैं, पीटी का रिजल्ट कम आता है फिर। ध्यान से सुनिए, आगे और क्वेश्चन पूछूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें देखना क्या है, प्रॉपर तरीके से समझेंगे, सब कुछ नोट करिए, कुछ ना समझा तुरंत पूछिए। ठीक है। जब आप बीओपी की बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, और इस अकाउंट को रेगुलेट कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सब कुछ कॉपी होना चाहिए, जितना नोट करूंगा वो सब आपकी कॉपी पे। ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन नहीं आता है यूपीएससी में, तब आप बताइएगा कि सर नहीं है। अकाउंट नंबर 1 एंड अकाउंट नंबर 2, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट।
इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसमें जो भी एक्टिविटी होगी सॉर्ट कर। 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स, 20 इयर्स, 30 इयर्स, वो सब ऐसे यहाँ पर टाइम। ठीक। ठीक है, सारा कुछ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। और बड़ा पेज लीजिएगा, काफी कुछ इसमें आना है। चलिए देखिए, फर्दर डिवीजन करेंगे इसका। तो यहाँ पर 2 ब्रांचेस, नोट कर लीजिएगा। अच्छा, रेमिटेंस 2 टाइम्स हो गया, ओके सॉरी। टूरिज्म हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल टूरिज्म लिख लीजिएगा। टूरिज्म। उसके बाद देखेंगे कैपिटल अकाउंट।
ये डायग्राम होगा आपकी कॉपी में, मतलब एनसीईआरटी में डायग्राम होगा ये। उसमें अलग अलग होगा, एक तरफ करेंट अकाउंट, एक तरफ कैपिटल अकाउंट का डायग्राम होगा इस तरह। अभी नोट कर लीजिए, बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखो। एक्चुअली में आपकी इकोनॉमी क्या है, ओपन इकोनॉमी। इट मीन्स कि आपकी कंट्री में करेंसी का इनफ्लो होगा, आउटफ्लो भी रहेगा। तो हमें क्या करना, पूरी कंट्री को मैनेज करना होता है कि ऐसा ना हो कि बहुत सारा पैसा हमारा निकल जाए, आउट ऑफ कंट्री चला जाए। तो कैसे आप रन करेंगे, है ना, अपनी इकोनॉमी को। तो आरबीआई को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप एक काम करिए, जो भी एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन होता है ना, उसको आप मतलब प्रेजेंट करेंगे और उसको मैनेज भी आप करेंगे। तो आरबीआई ने क्या किया कि अपने ट्रांजेक्शन को पार्ट टू में, है ना, पार्ट वन एंड पार्ट टू में डिवाइड किया। पार्ट वन में हम ऐसी एक्टिविटीज को कंसिडर करते हैं जो जनरली हमारा ट्रेड होता है, इसको हम पार्ट वन में रखते हैं। और देखेंगे ऐसा तो नहीं कि चाइना से हमने इंपोर्ट ज्यादा कर लिया, एक्सपोर्ट कम किया, बहुत सारा पैसा हमने चाइना को दे दिया। अगर आपके पास ये रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो आप ट्रेड को कैसे कंट्रोल करेंगे। बात समझ आ गई, जैसे हम लोग डायरी मेंटेन करते हैं ना घर में, कि इतना पैसा यहाँ खर्च हो गया, ना मैनेज कैसे करेंगे आप। इसमें एग्जांपल देखिए, सपोज करो चाइना की अगर बात करें तो चाइना से आपने इंपोर्ट बहुत ज्यादा किया। चाइना से आपने चाइना के गुड्स एंड सर्विसेज को बहुत सारा डिमांड कर लिया, मान लिया 1000 करोड़ रुपीज का डिमांड किया, और आपने सेल किया है चाइना को सिर्फ 500 करोड़ रुपीज। तो ऐसे तो चाइना पॉजिटिव हो जाएगा। और ये कहानी ये नहीं है सिर्फ, आप देखिए इंपोर्ट करते हैं, डेंजरस इंपोर्ट क्यों होता है इसको आप समझिए। अगर आप इंपोर्ट की बात करते हैं और सपोज करो कि हमने चाइना से कुछ इंपोर्ट किया, चाइना की बाइक, और इस बाइक का जो प्राइस है इंडिया में, मान लिया 50,000 रुपीज हमने पे किया। अब देखिए प्रोसेस क्या है, इस बाइक की जो फैक्टर कॉस्ट है नियर बाय 40,000 रुपीज, और बाकी सब चीजें ऐड करके आपको कितने मिल गए, 50,000 में बाइक मिल गई इंडिया में। फैक्टर कॉस्ट किसने पे किया, चाइनीज ने या इंडियन ने, हम लोगों ने पे किया। अब आप देखिएगा इस बाइक को बनाने में कौन था इंजीनियर, कहाँ का है, मेड इन चाइना है, तो चाइना के इंजीनियर है। मैनेजमेंट की टीम, मार्केटिंग की टीम चाइना की है। इन्वेस्टर चाइना का है। टैक्स वगैरह हमने दिया है वहां का, चाइना का। मतलब सारा कुछ जो भी, अगर आप सैलरी की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, सब कुछ चाइना में जा रहा है। और ये पैसे, मतलब ये पैसे का जो फ्लो है वो कहाँ से हो रहा है, इंडिया से। एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिल रहा, चाइना वालों को। मतलब चाइना को रोजगार, एम्प्लॉयमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं। अगर ये बाइक हमारी नोएडा में बनी होती, गुरुग्राम में बनी होती, तो हमारे किसी भाई को काम मिला होता। बात समझ आ गई। तो अगर हम इंपोर्ट को मिनिमाइज कर देंगे, इट मीन्स कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, तो एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ आई। एक तो पहला रीजन ये है। अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि इंपोर्ट कितना, एक्सपोर्ट कितना, तो क्या ये सब चीजें आप कंसिडर करेंगे। और इन सबको कंट्रोल करने के लिए हमारे यहाँ एक पॉलिसी है, मेक इन इंडिया। और इसका रिजल्ट ये निकलेगा, यहां से हमें क्या, कौन से इक्वेशन को अचीव करना है, एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट। तभी हो पाएगा जब हम लोग मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल रन कर पाएंगे। सक्सेसफुली रन नहीं अगर करेगा तो फिर आपको, अल्टीमेट गोल हमारा यही है ना, बेटा कोई चीज बन गई इंडिया, वो मेड इन हो जाएगा। पॉलिसी हमारी मेक इन इंडिया है। मतलब अगर आपकी कंपनी है तो हमारे यहाँ आकर बनाइए, ठीक है। ये समझ आए क्या है। तो पहला रीजन आप देखेंगे, sorry, समझ आया कि करंट अकाउंट का एक पार्ट, करंट अकाउंट बैंक वाला नहीं है, ठीक है। ये हमारा सिर्फ क्या है, जस्ट लाइक, हाँ ये सिर्फ ये मतलब इसमें डेटा प्रेजेंट करते हैं, है ना, इसका बैंक से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो आप बताइए कि विजिबल
विजिबल आइटम्स या विजिबल गुड्स के लिए जो अकाउंट की ब्रांच है, क्या ये होनी चाहिए? इसकी नीड है, होना चाहिए। इससे कंट्री को पता चलेगा आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, दिवाली में आप देखा होगा, दिवाली आएगा, उसी उससे थोड़े दिन पहले आरबीआई की रिपोर्ट आती, करीब करीब सितंबर में आ जाएगी, और उसमें पता चलेगा कि हमारा मैक्सिमम ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ। तो व्हाट्सएप पे रील बनेगी, हम देसी हैं, हिंदुस्तानी हैं, बी हिंदुस्तानी, दिए मिट्टी वाले वो खरीदी, न कि चाइनीज लाइट। ये सब आता है ना उसमें। 15 अगस्त के बाद यही सब होता है, हर आदमी यही फॉरवर्ड करता है, चाइनीज आइटम का पेमेंट करते करते फॉरवर्ड कर रहा है ना, यही सब होता है ना। बट ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर आप डिमांड जो है करेंगे इंडियंस की, तो हमारे यहाँ पॉवर्टी को हम लोग खत्म कर पाएंगे। दूसरा केस देखिए, इसी अकाउंट का जो मतलब पार्ट 2 है, इनविजिबल आइटम्स, इसमें देखते हैं कि हमारी बैंकों ने कितना प्रॉफिट गेन किया, और जो फॉरेनर मतलब जो फॉरेन की बैंक है उन्होंने हमसे कितना गेन किया, बैलेंस निकालेंगे। क्लियर है। सेम रेमिटेंस की बात करेंगे। रेमिटेंस जैसे इंडिया के कितने लोग बाहर से अर्निंग करके लेके आए, और हमसे नेपाल या बांग्लादेश के लोग कितना लेके गए, उसका बैलेंस करेंगे। तो पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे, रेमिटेंस में इंडिया का रैंक 1 है। मैक्सिमम रेमिटेंस रिसीव कौन सा कंट्री करता है? इंडिया। हमारे लोग बाहर बहुत ज्यादा हैं, याद रखिएगा, मैक्सिमम रेमिटेंस रिसीवर कौन है? इंडिया। ठीक है, लास्ट काफी ईयर से अभी लगातार चला रहा, अभी भी रैंक 1 पर हम लोग। और हमारा स्टेट कौन सा है रैंक 1 पे? केरला। केरल के लोग बहुत ज्यादा बाहर है। केरल की जो टोटल स्टेट जीडीपी है, उसका नियर बाय 37% रेमिटेंस से आता है। ठीक है। सेम इंश्योरेंस कंपनी हमारी कितने अर्न करती है, हम कितना उनको देते प्रॉफिट, है ना। उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट, अगर आपने लोन लिया है लॉन्ग टर्म वाला, इंटरेस्ट तो पर ईयर दे रहे थे, कल याद है ना, इंटरेस्ट तो हमें पर ईयर देना होता है, तो इंटरेस्ट कितना आप दे रहे हैं वो आ जाएगा। उसके बाद आईटी सेक्टर में कितनी अर्निंग आप कर रहे हैं, एजुकेशन में कितना कर रहे हैं, है ना। और उसके बाद देखेंगे नंबर ऑफ टूरिस्ट, आपके यहाँ कितने आते हैं और हमारे कितने जाते हैं, इसका बैलेंस निकालते हैं। ठीक है ना। अभी आई थिंक 2015 में, 15 एंड 14 में मैक्सिमम टूरिस्ट इंडिया में किस कंट्री से आए होंगे? गैस करिए, 14 एंड 15 की बात। मैक्सिमम टूरिस्ट इन इंडिया फ्रॉम विच कंट्री? गैस करिए। यूके, यूएस, और चाइना, और नेपाल तो नहीं, बांग्लादेश। लग रहा अजीब सा? नहीं, रेमिटेंस मतलब टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट आएंगे, पर यहीं कोलकाता में आ गए, मोमो सेल करना चालू कर दिया, गए नहीं वापस। बांग्लादेश मैक्सिमम। और आप देखिएगा, अगर आपके यहाँ मैक्सिमम यूएस के लोग अगर आते हैं, वो लेके आएंगे डॉलर। मेहमान ऐसा चाहिए जो मिठाई लेके आए, ऐसा नहीं जो घर आया खाना खाया कुछ लेके भी गया, क्या मतलब मेहमान? टेक्निकली तो ये होना चाहिए ना। हमें क्या चाहिए? डॉलर चाहिए। और बांग्लादेशी आते हैं, एक टाइम खाना लेके अपना बस, और आ जाएंगे, एंट्री कर जाएंगे आपके यहाँ, और उसके बाद क्या वो आपको डॉलर ला के देंगे? उनका जो टका है वो किसी काम का नहीं। टका हमारे किस काम? तभी आप देखा कि हम लोग जो है, मतलब इंडिया इज डाइंग फॉर टका। टका नहीं चाहिए, डॉलर चाहिए, है ना। डॉलर चाहिए ना जनरली, या दीनार चाहिए आजकल, गल्फ कंट्री से काफी रेमिटेंस आपको रिसीव होता है। तो टूरिज्म में क्या होता है कि आपको कुछ ऐसा करना है ताकि जो टूरिस्ट आए मैक्सिमम कहाँ से है? वेस्टर्न कंट्री से हैं आपके। बांग्लादेशी हमें नहीं चाहिए, नेपाली नहीं चाहिए, मतलब एज ए टूरिज्म बात कर रहे हैं ना। आना चाहिए, मोस्ट वेलकम है सभी का, लेकिन ठीक है। तो आपको ऐसी पॉलिसी बनानी है ना। जैसे आप देखा हो, मोदी जी लगातार क्या कर रहे हैं, बजट में देखिएगा टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। और टूरिज्म से ज्यादा आसान तरीका नहीं पैसा कमाने का। आप जाइए आगरा, आगरा जाएंगे ताजमहल देखने, कभी भी जाना हो देखना, जैसे आप ट्रेन से उतरेंगे आपको गाइड मिल जाएगा, कर सकते हैं आप, गाइड मिल जाएगा। और चूंकि आप लोग अभी आपको यूपीएससी देना है, तो आपने पढ़ाई होगा आर्ट एंड कल्चर, ताजमहल आपसे बेटर वो नहीं जानता होगा, वो गोल गोल घुमा के देखिए, जहां पर हमें लगता है शाहजहां आते होंगे, ऐसे नहीं खड़े होके, जो मतलब दूर से लोग आते हैं उनको ऐसे स्टोरी सुनाते हैं, मैं सुनता हूँ खड़े होके कई बार, ऐसे कोई बहाना बना के खड़े होकर सुन रहे हैं एक सारा स्टोरी, यहाँ पर नहाने की व्यवस्था थी। अरे तुम्हें पता है?
और उसके साथ खाना खिलवाते हैं। यहाँ पे सबसे अच्छा खाना यहाँ मिलेगा, मैं भी तुम्हारे साथ ही खाऊंगा, है ना। तो आप देखिए टूरिज्म में क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट जीरो एंड टोटल आउटपुट। मोदी जी को पता है, इसलिए प्रमोशन किसका हो रहा है, टूरिज्म। और अगर आप स्टेट की बात करें तो मैक्सिमम टूरिस्ट आते हैं तमिलनाडु, रैंक 2 पर उत्तर प्रदेश, रैंक 1 इंडिया में किस स्टेट में, तमिलनाडु रैंक 1, एंड सेकंड रैंक उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये डेटा लिख लेना अगर आपको 24 का पीटी देना है। ठीक है, हाँ बता क्या इंश्योरेंस। अच्छा अभी रुक जाना, मैं बता दूंगा टाइप होता है, यानी दो टाइप होता है लाइफ इंश्योरेंस। अच्छा इसके बाद पूछना अभी, हाँ बता देंगे। देखिए इनविजिबल आइटम्स क्या है, यहाँ पर टोटली सर्विस सेक्टर है, क्योंकि सर्विस सेक्टर आपको दिखता नहीं, उसे फील करते हैं। देखिए गुड्स को आप टच कर सकते हैं ना, यहाँ पर वो सारी चीजें जिनको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर वो सारी चीजें होंगी जो आपको दिखाई नहीं देंगी, बट वो काम करें, सर्विस सेक्टर रहेगा। ठीक है, जैसे प्रॉफिट की बात करें, अगर कोई बैंक कंपनी इंडिया की है, वो जाके यूएस में कनाडा में जाके कितना प्रॉफिट गेन करेगी वो देखेंगे। सपोज करो हमारी बैंक कंपनी ने आपको 1000 करोड़ का प्रॉफिट दिया, और अदर कंट्रीज की बैंक जो इंडिया में है वो हमसे 2000 करोड़ का प्रॉफिट लेके गई। ठीक है, तो ये तो निगेटिव हो गया, इसको बैलेंस करिए। ऐसे इंश्योरेंस देखेंगे, हमारी इंश्योरेंस की कोई कंपनी है वो कितना अर्न कर पा रही, एलआईसी वगैरह, जैसे एलआईसी आप देखेंगे यूके में एलआईसी है, नेपाल में एलआईसी है, श्रीलंका में एलआईसी है ना। तो ये कितना अर्न करके लाएगी, और जितनी, जैसे मेट लाइफ नाम सुना होगा, पीएनबी मेट लाइफ का, पीएनबी तो बैंक हमारा है, और मेट लाइफ हमारी कंपनी नहीं है ना, फॉरनर मतलब फॉरेन कंपनी है, वो जाकर दोनों मिलके काम करते हैं। तो जो भी एलआईसी कंपनी है, मतलब सॉरी इंश्योरेंस की कंपनी है, यूएस की है, कनाडा की है, एंड ब्रिटेन की एक कंपनी है इंडिया में, ये सब हमसे कितना लेके जाएंगे और हमारी एलआईसी कितना लेके आएगी, इसका बैलेंस निकल। भाई इनकम है, अगर वो लोग मैक्सिमम अर्न करते हैं। इंश्योरेंस में इसलिए फोकस ज्यादा रखा जाता है, अभी कंट्री में नियर बाई 4% लोगों के पास इंश्योरेंस पॉलिसी है, और पॉपुलेशन मैक्सिमम है। 96% मार्केट अभी ओपन है। इसीलिए अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, अपनी कंपनी को स्ट्रांग नहीं करेंगे, तो आपकी मार्केट से प्रॉफिट कोई और बनाएगा। क्लियर है ना, इसीलिए मैं मतलब ये सब रखना पड़ता है। एलआईसी देखिए, एलआईसी को थोड़ा सा क्या किया जा रहा है, एक्सपेंड किया जा रहा है। पैसा नहीं था गवर्नमेंट के पास, तो 10% शेयर मार्केट में लॉन्च किया, आईपीओ लेके आए थे, अगर आपको याद हो ये सब चीजें। खैर आप यहाँ देखना कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी कितना अर्न करती है फ्रॉम अदर कंट्रीज, एंड जो आपकी जो मतलब यूएस की कंपनी है, कनाडा की, ब्रिटेन की, 3 कंपनियां हमारे यहाँ हैं, वो कितना लेके जाएंगी। सेम आप देखेंगे इसमें कि इंटरेस्ट पेमेंट कितना किया है आपने, और आपको कितना मिला है, वो बैलेंस निकालेंगे। एंड उसके बाद आईटी सेक्टर में यहाँ पर हम टोटल पॉजिटिव रहते हैं। एक बात याद रखिएगा, जो करंट अकाउंट का सर्विस सेक्टर हमेशा इंडिया का पॉजिटिव रहता है। अगर आपको स्टेट पीसी देना है, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, तो लिख लीजिएगा, इसमें सर्विस सेक्टर ऑलवेज इन पॉजिटिव मूड, मतलब हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसमें कोई नेगेटिव नहीं रहता, कभी नहीं रहा। एजुकेशन की बात करें, हमारे यहाँ पर कितना लोग पढ़ाते हैं, और एक चीज और है, योगा, प्राणायाम वगैरह ऑनलाइन ट्रेनिंग सेंटर है उत्तराखंड में, यहीं से योगा कराते हैं, या पुणे के पास में कई सारे सेंटर्स हैं। ये लोग क्या कर, मथुरा से भी सेंटर चलते हैं, तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू यहाँ से गुरुजी योगा करा रहे हैं, वहां पर लोग योगा कर रहे हैं, सांस छोड़ो सांस लो, ये चल रहा है। और इसका पैसा मिलता पर मंथ, वो लोग फिट रहते हैं, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज के लोग, उनकी एज तेजी से बढ़ रही है, तो उनको सांस छोड़ने की जरूरत है अब, है ना। तो मतलब हमें पैसा मिलता है, ये सब सर्विस सेक्टर का है। टूरिज्म भी किसमें आएगा, सर्विस सेक्टर। ये सब वो ट्रांजेक्शन है जिसका टाइम कितना है, 1 ईयर। ठीक है, इसका हिसाब निकालेंगे। अब आते हैं जो बड़ी सी लड़ाई है, यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पीछे रह जाती है, हमें मैक्सिमम जो डेफिसिट होता है वो यहाँ पर। यहाँ पे क्या देखेंगे, आपकी कंट्री में कितना एफडीआई आया है, मैक्सिमम एफडीआई फ्लो, वो भी सॉरी इनफ्लो, मैक्सिमम एफडीआई इनफ्लो होता है यूएसए, ठीक, रैंक 1। और इंडिया की बात करें तो रैंक 7, ठीक है, याद रखेंगे। एंड उसके बाद एफ आई आई,
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये दोनों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, इनको हम इसी में रखेंगे। एनआरआई डिपॉजिट याद रखेंगे, अगर कोई एनआरआई है और उसने कुछ पैसा अगर डिपॉजिट करना है तो ये भी हमारे कैपिटल अकाउंट का पार्ट होगा। ये क्वेश्चन यूपीएससी पीटी में आ चुका है। एंड उसके बाद जितना भी कोई भी लोन हमारी गवर्नमेंट लेके आती है लॉन्ग टर्म, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आईएमएफ, या किसी कंट्री से लोन ले, वो सब का सब किस में जाएगा? इन कैपिटल अकाउंट। लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन किसी भी टाइप का होगा वो किस में जाएगा? कैपिटल अकाउंट। ये मतलब टू टाइप्स के अकाउंट हैं। इससे आपकी गवर्नमेंट की, आपकी इकोनॉमी की कंडीशन आपको समझ आती है। पीटी में क्वेश्चन जनरली इस डायग्राम से आता रहता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, तो आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा। तो ये तो चैलेंज है, अब आगे देखते हैं। कल किसी ने पूछा था करंट अकाउंट डेफिसिट, समझ गए क्या हो जाएगा? करंट अकाउंट ये वाला रहेगा, आपने यहाँ पर कितना अर्न किया है, मतलब एक्सपोर्ट कितना किया एंड इंपोर्ट कितना किया, उसका गैप निकालेंगे। अगर पॉजिटिव है तो करंट अकाउंट सरप्लस होगा, अगर निगेटिव है तो करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसको CAD बोलते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट। आप जीएस पढ़ेंगे, ये CAD। देखिए मतलब आपकी कंट्री में कितना पैसा आया? 1000 करोड़। आपने कितना खर्च किया? 800 करोड़। तो आप निगेटिव है पॉजिटिव? पॉजिटिव। ये कंडीशन है सरप्लस। एंड केस नंबर 2, इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। इसमें उल्टा हो जाएगा। मान लिया आपने खर्चा किया 1000 करोड़ रुपीज का एंड आपकी इनकम हुई 800 करोड़, ये हो जाएगा निगेटिव। और ये कंडीशन इंडिया में रहती है करंट अकाउंट, ये डेफिसिट की बात है। और इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? मोदी जी क्या कर रहे हैं? मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे करेंगे? मैक्सिमम क्या है? इंपोर्ट को कम करिए, वोकल फॉर लोकल, अपनी चीजें खरीदिए, ठीक है, एंड एक्सपोर्ट को थोड़ा सा बढ़ाइए। मेक इन इंडिया से प्रोडक्शन करिए, सेल करके आइए। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाइए, प्रोडक्शन करिए, एक्सपोर्ट करिए, है ना। बहुत सारी पॉलिसी चल रही, भारत माला है, सागर माला प्रोजेक्ट, ये सब क्या करेंगे? एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे। इससे क्या होगा? एक्सपोर्ट आपका राइज करेगा और इसको हमें कम करना है, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? फिर सरप्लस पे आ जाएंगे। ठीक है ना, ये है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है। अब एक टेंशन होगा कि डॉलर कई बार क्या करता है, एप्रिसिएशन होता है डॉलर का और हमारी करेंसी का डेप्रिसिएशन। तेजी से रुपए की वैल्यू क्या होती? कम होती। सुना होगा आपने कि रुपए की वैल्यू तेजी से क्या हो रही? कम होती जा रही, डेप्रिसिएशन इन इंडियन करेंसी। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर? क्लियर है? यूपीएससी मटेरियल सारे टॉपिक्स हैं, ढंग से समझना। ठीक है। हेडिंग डाल लीजिएगा, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी, हेडिंग डालिएगा। हाँ, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन दोनों डालिए ऑफ इंडियन करेंसी। ये क्वेश्चन लगभग आता रहता है, ना भी अगर आए तो आपको समझना चाहिए, वरना नीट पेपर आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे खुद से। ठीक है, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक समझ आ रहा है? अब ये केस थोड़ा सा ज्यादा आपको मेहनत करनी होगी। देखिए
सपोज करो 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, इसको अगर आप परचेज करेंगे, इसके लिए फॉर एग्जाम्पल हमने 50 रुपीज पे किया। देखिए क्या सब ठीक है? फैन चल रहा? आगे आ जाओ, तुरंत आई। ये सोचना कैसा है, ये यूनिट अगर छूट गई, पीटी में क्वेश्चन आएगा, फिर मत कहना। अगली बार जो पेपर होगा सेट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 यहीं से होगा। आगे आ जाओ, है ना? चलिए, नहीं बिल्कुल, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो मिल रहे होंगे और आगे भी मिलेंगे। बाकी जब आप जीएस करोगे ना तो बड़ा स्मूथ जाएगा सब कुछ, है ना? और पीटी प्रैक्टिस करिए, है ना? अगली बार निकालना है ना, तो ठीक। चलिए देखिए, एक यूनिट है फॉरेन करेंसी की, इसके लिए जितनी भी यूनिट आप जिस रेट से लोकल यूनिट पे करते हो, यही रेट आपका कहलाता है एक्सचेंज रेट। $1 परचेज करने के लिए जितना भी लोकल करेंसी की यूनिट आप पे करते हो जिस रेट से, यही रेट आपका क्या होगा, ठीक है? अभी कितना है, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज लिया हुआ, 83 है, 50 समझने के लिए, ठीक। हालांकि अगर 50 ले लेंगे तो करीब करीब हम लोग 13 ईयर्स पीछे चले जाएंगे, है ना? 12-13 साल पीछे की कंडीशन है। रघुराम राजन जब आते हैं तो उस समय यही कंडीशन थी, है ना? तो लोगों ने बोला था कि मनमोहन सिंह की उम्र बढ़ रही है और डॉलर भी बढ़ रहा है, ऐसे कमेंट आते थे। खैर, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग ये देखिए, बिल्कुल एकदम बेसिक एग्जांपल मैं लेके बता रहा हूँ। ये इंडिया है, और यहाँ पर सपोज करो कि एक यूएस का बंदा कोई है, इन्वेस्टर है, और उसने अपनी 1 यूनिट लेकर वो इंडिया में आया, ठीक है? और उसने कोई काम स्टार्ट किया, कितना यूनिट लेके आया, 1 यूनिट। जैसे वो कंट्री में इंटर करेगा, उसको कितना मिल जाएगा लोकल करेंसी, 50। क्लियर? मान लीजिए पेप्सिको वाले हैं, अंकल चिप्स बनाएंगे, और चिप्स के लिए पोटैटो आलू चाहिए। मान लिया इस समय भारत में 10 रुपीज पर केजी में आपको आलू मिलता है, तो इसकी 1 यूनिट में आपको कितने रुपीज मिले, 50 रुपीज, और टोटल कितने केजी मिल जाएगा आपको, 5 केजी मिल जाएगा। और चिप्स बनाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, है ना? सब कुछ चलेगा। अब देखिएगा, अगर हमारी गवर्नमेंट बोले या कुछ ऐसा हो जाए कि $1, $1 इक्वल टू 60 रुपीज, यहां पर हमारा रुपया क्या हो गया, वीक पड़ गया, डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। क्लियर है ना? अब हमें ज्यादा यूनिट पे करनी पड़ रही है, हमारा करेंसी वीक हो गया। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। अब जो बंदा है, मान लीजिए मिस्टर जॉन है या ट्रम्प है, आजकल खाली है, चिप्स बना रहे हैं ना, तो अब देखिएगा इनको इस समय कितना पैसा मिलेगा, 60 रुपीज। और हमारे यहाँ पोटैटो का प्राइस तो 10 रुपीज केजी, कितने केजी मिल जाएगा इनको, इनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इनक्रीज हो गया। पक्की बात है ना? इन्हें तो फ्री में 1 केजी और मिल गया, चिप्स ज्यादा बनेंगे, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मोहल्ले में जाएंगे, ओबामा को बोलेंगे खाली हो तुम भी, चलो कहाँ चले, इंडिया। तो आप बताइएगा, एफडीआई आपके यहाँ पर या फॉरेन करेंसी का इनफ्लो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? क्लियर है? तो हो गया क्वेश्चन। ISPT 2013, डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? क्लियर? समझ आई बात? और सब ठीक है ना? चलिए, दूसरा केस, दूसरा एग्जांपल। ये सब देसी एग्जांपल याद रखना, बाकी सब भूल जाओगे। हाँ बेटा। हाँ, अभी वहां तक पहुंचेंगे, अभी देख लीजिए क्या है, सारे डाउट आपको क्लियर होंगे। यहाँ तक ठीक है? एग्जाम्पल यही लेना आसपास वाले, है ना? वरना रटेंगे भूल जाएंगे, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? समझ आए? दोबारा एक बार फिर से देखिए बेटा, अभी नॉर्मल रेट क्या है, 50 रुपीज मिलेगा। ये बंदा कहाँ से आया है, यूएस से, ट्रम्प वहीं के हैं।
इन्होंने क्या किया, $1, 1 यूनिट अपनी यहाँ पर खर्च की, इनको मिला है 5 kg आलू मिले, है ना, उनका चिप्स बनाया और उनको सेल किया। अगले दिन हमारी करेंसी का डेप्रिसिएशन हो गया, हमारी करेंसी वीक पड़ गई, तो अब हम डॉलर के लिए कितना पे कर रहे हैं, 60 रुपीज। इनको क्या हो जाएगा, अब ट्रम्प को 1 kg आलू ज्यादा मिल जाएगा उतने ही पैसे में। पहले कितना मिलता था, 5 kg, अभी कितना मिलेगा, 6 kg। तो चिप्स ज्यादा बनाएगा कम बनाएगा, वो प्रॉफिट क्या हो जाएगा। तो ये मोहल्ले में गाएगा, ओबामा को भी लेके आएगा कि चलो इंडिया खाली हो चिप्स बना के बेचते हैं। तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है, किस टाइप का इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गया यहाँ तक, आगे चले। चलिए केस नंबर नेक्स्ट, अगर ऐसा हो जाए कि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत काम किया एंड $1 इक्वल टू 40 रुपीज, ट्रम्प आएंगे मुस्कुराते हुए, लेकिन अब की इनको कितने पोटैटो मिलने वाले हैं, 4 kg। तो क्या दोबारा आएगा, उसको लॉस होगा, पहले कितना मिलता था 5 kg, अभी कितना मिलेगा। तो क्या ट्रम्प दोबारा आएंगे, ओबामा डांटेगा कि क्या कर रहे हो, नुकसान हो रहा है तुम्हें। समझ आई बात नहीं, अगर एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी होगा तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज। और हमारा अगर डेप्रिसिएशन होगा, increase। समझ आया कुछ, आइडिया लगा कुछ। चलिए एक और केस देखते हैं। इसलिए थोड़ा सा डेप्रिसिएशन ठीक है। ISPT 2016 क्वेश्चन आया था चाइना की करेंसी के बारे में, उसमें चाइना ने अपनी करेंसी को डाउन किया था। क्यों डाउन किया था, इन्वेस्टमेंट बढ़े, ठीक है। और ये खुद देखिए, मान लिया अगर एक मैंने स्टोर खोला हुआ, एक कोई और बंदा स्टोर खोला, या दो हलवाई टाइप, मैं भी हलवाई टाइप हूँ, समोसे बनाता हूँ, एक बंदा और समोसे बनाता है। मैंने क्या बोला, जो एक समोसा लेगा उसको चाय फ्री, और वो सिर्फ समोसे देगा, तो आप कहाँ जाओगे, चाय के साथ आए। घाटा हमारा हो रहा, हमें प्रॉफिट हमारा कम है, लेकिन इनफ्लो हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जैसे अगर हमारी करेंसी यहाँ पे वीक पड़ रही, लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्रॉफिट आपको होगा। अगला केस देखिए, अब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बात करते हैं। देखिए ये हमारा इंडिया है, प्यारा सा है ना, ऐसा है नहीं, मैं पाएगा तो गोल नहीं है, ठीक है। और इसमें स्टैंडर्ड रेट जो है $1 इक्वल टू 50 रुपीज। इस केस में $1 इक्वल टू 70 रुपीज। एंड ठीक, अब देखिए, मान लिया यहाँ पर रामू है, और रामू इस समय हमारे यहाँ मैंगो का सीजन स्टार्ट हो गया। रामू जो है दौड़ते हुए जा रहा है अमेरिका में, और 1 kg मैंगो सेल किया, इनको $1 मिल गया। जब ये डॉलर आरबीआई को देंगे, तो आरबीआई इनको कितने रुपीस देने वाली है इस समय, 70 रुपीज। तो रामू को होगा प्रॉफिट। रामू सारे आम कहाँ सेल करने जाएंगे, यूएसए जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो इस केस में एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, क्लियर है ना, गुड। यहीं से पीटी का क्वेश्चन बनेगा, याद रखना, फिर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, है ना। केस नंबर 2, अब रामू पहुंचे 1 kg मैंगो लेकर के, इनको मिला $1। जैसे आरबीआई में लेके आए, आरबीआई इनको कितना रुपीज देने वाला, अब सिर्फ 40 रुपीज। रामू का मूड खराब, पहले कितना मिलता था, अभी कितना मिलेगा। तो इस केस में एक्सपोर्ट, क्या रामू दोबारा जाएगा मैंगो लेकर के, नहीं जाएगा, एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। मतलब क्या है, इस केस में डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी हुआ है, इंडिया की करेंसी वीक पड़ी। जब भी ऐसा हो, डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी, इट मींस कि एक्सपोर्ट क्या होने वाला है, राइज करेगा, बढ़ेगा। बात समझ आई। इसीलिए 83 रुपीज है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, उसे पता है एक बेनिफिट हो रहा है, एक्सपोर्ट आपका क्या है इस समय, बढ़ा हुआ। क्लियर। अगर एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी की बात करेंगे, तो इसमें एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा।
देख लीजिए, कोई डाउट हो बताइए। हाँ ठीक है, कोई डाउट है? अब आएंगे इंपोर्ट पे भी आएंगे, पहले एक्सपोर्ट कर लीजिए अब। सभी का इम्पैक्ट सब पे पड़ता है, ठीक है ये। क्योंकि ये ओपन इकोनॉमी है, तो आपकी डोमेस्टिक मार्केट नहीं मतलब नहीं रहेगा। डॉलर, अगर एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर होता है तो आपके मोहल्ले में सब्जी जो बिक रही है ना, उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये होता है। चाय महंगी नहीं होगी, समोसे महंगे नहीं होंगे, है ना। ये सब क्या है, एक्सटर्नल ट्रेड। आपको क्या लग रहा है कैसे करना चाहिए? अभी तक क्या समझ आया, कौन रेगुलेट करेगा? बीओपी के आगे क्या लिखा था, याद आ रहा? हाँ अभी तक है। अभी आगे पहुंचेंगे, रेगुलेट भी कराएंगे। अभी बताएंगे। अच्छा क्या लगता है, अगर घटाना पड़े तो क्यों घटाएंगे? चाइना ने क्या किया था, अपनी करेंसी की वैल्यू को घटाया था, डिवैल्यूएशन किया था। अगर देखिए मेरी बात समझिए, पहले ये समझ लीजिए, मैं सब एक सीरीज में करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। यहाँ तक समझ आया, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वन, ठीक है ना। चलिए केस नंबर 2, ये हमारा प्यारा सा इंडिया, है ना। और देखिए, अभी स्टैंडर्ड रेट क्या है, $1 इक्वल टू 50 रुपीज, ठीक है। सपोज करो कि आपने एक बुक इंपोर्ट की है और इस बुक का प्राइस है $1, तो आपको इस केस में कितना रुपए पे करना पड़ेगा? ठीक है, इंपोर्टेड बुक है, 50 रुपीज आपको पे करना होगा। अब आप देखिएगा, अगर डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी, इंडिया की करेंसी क्या हो रही, डाउन हो रही, मान लिया कि अब $1 इक्वल टू 60 रुपीज, यहाँ पर डेप्रिसिएशन हुआ है इंडियन करेंसी का, वीक हो गई। तो मतलब ये जो बुक अभी आपको कितने मिल रही थी, अब इसका प्राइस क्या हो जाएगा? तो इसकी डिमांड कम होगी या ज्यादा होगी? कम हो जाएगी ना, क्लियर है। इट मीन्स कि जब भी डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी होगा, इंपोर्ट हम क्या करने वाले हैं, इंपोर्ट कम होगा। क्लियर है? क्लियर हो गया? नोट कर, डायग्राम बनाते हुए चलो, बुक में नहीं मिलेगा, और अगली बार क्वेश्चन आना है। हाँ ये है। अभी बताएंगे, अभी आरबीआई तक पहुंचेंगे। नेगेटिव में है, अरे आएंगे भाई सब चीज, संकित रहिए, है ना। अच्छा सब अभी आ जाएगा, थोड़ी देर वेट करिए, 10 मिनट और, है ना। यहाँ तक क्लियर है, रटना तो नहीं पड़ेगा ना, रटना मत बस, है ना। क्योंकि रटने से पीटी में क्वेश्चन होगा नहीं। आपको समझ आ रहा है? बताइए क्या डाउट है ना, बताइए क्या डाउट। अच्छा ठीक है, चलिए देखिए एक बार फिर से। अभी नॉर्मल केस में $1 इक्वल टू 50 रुपीज है। इट मीन्स कि अगर आप कोई भी बुक अगर इंपोर्ट करते हैं जिसका प्राइस $1 है, आपको कितना पे करना होगा, 50 रुपीज। क्लियर है यहाँ तक? अगर डेप्रिसिएशन होता है, इंडियन करेंसी वीक होती है, तो आप $1 इक्वल टू 60 रुपीज, इट मीन्स कि इंडियन करेंसी वीक हो गई। अब आपको इसी बुक के लिए कितना पे करना पड़ेगा, 60 रुपीज। पहले कितना पे करते थे, 50 रुपीज। अभी बुक ज्यादा डिमांड में रहेगी, कम हो जाएगी, प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम। ये तो बेसिक मतलब लॉ है ना इसमें, देखिएगा किसी भी चीज का जिसका भी अगर प्राइस कम होता है, डिमांड बढ़ेगा, एंड अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाता है जनरली, ठीक है ना।
इसका प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, 60 रुपीज हो गया, तो डिमांड कम हो जाएगा। और ये क्योंकि ये बुक आपने मंगाई थी किसी और कंट्री से, अगर किसी और कंट्री से आएगा तो ये क्या होगा, इम्पोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी आपकी करेंसी का डेप्रिसिएशन होगा, इम्पोर्ट कम होता है। क्लियर, ठीक है ना, इम्पोर्टेड आइटम्स महंगे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब अगर हम दूसरा करते, मान लिया अभी ऐसा हो जाए कि $1 इक्वल टू रुपीज, यहाँ पर एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी, हमारा रुपया बहुत तेजी से स्ट्रांग हुआ है, और अब इंपोर्टेड बुक कितने की हो जाएगी, 30 रुपीज की। डिमांड क्या होगी इसकी, इंक्रीज हो जाएगी ना, पर 30 रुपीज के हर घर में इंपोर्टेड बुक आ जाएगी, पढ़े ना पढ़े कोई अलग की बात है, भोकाल तो रहेगा ना, इंपोर्टेड बुक है, पैसा भी कम है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इस केस में इंपोर्ट बहुत तेजी से राइज करेगा। क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं आगे। देखिए स्टैंडर्ड रेट हमारा है $1 इक्वल टू, मान लिया 50 रुपीज, यहाँ पर हम लोग 50 लेते हैं। ये टेबल अगर आपको समझ आ गई तो फिर ठीक है, सब कुछ 50 रुपीज। केस नंबर 1, $1 इक्वल टू 60 रुपीज। इट मीन्स कि हमारा इंडियन करेंसी का क्या हुआ, डेप्रिसिएशन। क्लियर है, डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। इसमें आपको बताना क्या है, अपना अपना करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट FDI इनफ्लो। आपके घर में FDI मतलब इन्वेस्टमेंट, ट्रम्प ज्यादा आएंगे कम आएंगे पैसा लेके, वो सब आपको बताना है। एंड फॉरेक्स रिजर्व, इस पर क्या मतलब इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जो फॉरेक्स रिजर्व देखिएगा। एंड केस नंबर 2, $1 इक्वल टू 40 रुपीज। इस केस में वही सारी चीजें आपको बतानी है, अपनी अपनी कॉपी पे नोट डाउन करिए। क्वेश्चन समझ आया। अभी रेट क्या चल रहा, $1 इक्वल टू 50 रुपीज। अगर केस नंबर 1 डेप्रिसिएशन होता है इंडियन करेंसी का, तो क्या इम्पैक्ट होगा, अपनी कॉपी पे बनाइएगा, कॉपी चेक करूंगा। केस नंबर 2, डॉलर की वैल्यू क्या हो जाएगी अब थोड़ा, मतलब इंडियन करेंसी का एप्रिसिएशन हुआ है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसका हो जाए बता दीजिए। कर लिया। फॉरेक्स रिजर्व, हमारे पास डॉलर कम होगा ज्यादा होगा, सब खर्च हो जाएगा या मैक्सिमम आएगा। देखिए जब भी एक्सपोर्ट मैक्सिमम होगा तो रिजर्व कम हो जाएगा या बढ़ेगा। एक्सपोर्ट मतलब पैसा कमाओगे आप, एक्सपोर्ट पॉजिटिव होता है इसके लिए। हाँ फॉरेक्स के लिए पॉजिटिव नहीं, एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो पैसा ज्यादा डालेंगे ना, अर्निंग करके लाएंगे, ठीक है। और इंपोर्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा पैसा यहाँ डॉलर निकलेगा, इंपोर्ट का इस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए एक बार ट्राई करिए, फिर मैं बता दूंगा, जिसका हो जाए बताना। करना सभी को है। गलत है, देखो क्या मिस्टेक किया आपने।
देखो बेटा ढंग से देखो, टाइम पास मत करो। चलिए देखिए, देखिए जो बुक आपको पहले 50 में मिल रही थी, अभी कितने में हो जाएगी, 60 में, तो डिमांड क्या हो जाएगी। एक चीज तो क्लियर है, इसमें बस एक की मिस्टेक रही है, आपकी गलत, देखिए चेक करो बेटा वो। हाँ नहीं ठीक बात है, आप लीजिए, ठीक है पोटैटो लिया। बेटा इम्पोर्ट नहीं है पोटैटो, हमारे घर में वो इन्वेस्टर था। बात समझे, आपके दिमाग में क्या कोई आया है $1 लेके, उसने यहाँ पर खरीदा है। आप देखिए, आप दो कॉन्सेप्ट एक में कर गए है ना। FDI कहाँ पे मैंने बताया था, ये देखिए, ये देखो बेटा, इसमें यही था ना। तो बेटा इसमें ना आप देखिए, आप 1 यूनिट लेके आएंगे, आपको ₹50 मिलेगा, और ₹10 kg है तो 5 kg आप परचेज करेंगे इंडिया में। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अलग है, हमें कहीं और से लेके आना है अपने यहाँ, ठीक है ना। हाँ, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखें आप। कहाँ पे हो गया, क्या गायब हो, अच्छा ये रहा। ठीक। यही है ना, अच्छा हाँ ठीक। देखिए आईफोन एक्चुअली में ऐसा आइटम है ना, ये सब वाइट गुड्स होती है, मतलब ये वो वैल्यू, मतलब कुछ ऐसी गुड्स होती हैं जिनको हम स्टेटस के लिए लेते हैं, और स्टेटस के लिए लेते हैं, इसलिए उनको हम जनरल चीजों से अलग रखते हैं। अगर आईफोन का प्राइस 5000 हो जाएगा, तो उसका कोई वैल्यू रहेगा, स्टेटस रहेगा। बेटा वो ड्यूटी लगती है ना। हाँ नहीं नहीं, असल में क्या होता है कि अगर आप US से इंपोर्ट करेंगे, नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे ऐसे नहीं। ये बेटा बिजनेस टेरिटरी होती है ना, उसको ऐसे नहीं निकलेंगे आप, है ना। पे करना पड़ेगा, बता दूंगा कि आप मैकेनिज्म। और आईफोन को आप जनरली मत लीजिए, क्योंकि कुछ आइटम्स ऐसे मतलब ऐसे होते हैं जो स्टेटस सिंबल होती है। आईफोन क्या स्टेटस सिंबल है। फोन तो आप किसी भी मतलब मोबाइल से कर सकते हो, यूट्यूब देख सकते हो, लेकिन आईफोन, आईफोन क्यों लेते हैं जनरली, स्टेटस के लिए। मेट्रो में जा रहे हैं, आईफोन है तो ऊपर दिखेगा, मतलब आईफोन है दिखना चाहिए। लैपटॉप है मेरे पास अगर एप्पल का, तो मेट्रो में ओपन करके बैठ जाऊंगा, बेशक मुझे कुछ नहीं आता, दिखना चाहिए ना कि आई हैव, है ना, स्पेशल चीज। आप देखिए CPM के लोग बैठ जाते हैं, और वो मतलब खुद को मैसेज टाइप कर रहे हैं, मैसेज टाइप करने के अलावा और कुछ तो करेंगे नहीं भाई। जो इंजीनियर है, एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है, जनरली आईफोन मतलब एप्पल का लैपी वहां पर काम नहीं करेगा टाइपिंग करने की तेजी से। और ये सब प्यार से रखने वाली चीजें, ये काम थोड़ी होगा। कीबोर्ड, मतलब ये लाइफ मैंने देखी है ना, बेसिकली मैं भी उसी बैकग्राउंड से हूँ, है ना। हाँ, मेरा भी बीटेक रहा, तो मैंने भी 2.5-3 साल उसी में गुजारा है। जब आप टाइपिंग करते हैं ना, तो कीबोर्ड जो स्ट्रांग वाला होता है ना, तो वो भी बोलने लगता है, गाने संगीत की आवाज आती है उसमें, म्यूजिक आती है ना। और ये सब बड़े सॉफ्ट होते हैं, आप इनको ऐसे डील करेंगे। आईफोन ले लीजिए ना, वो भी घर में रखा रहेगा, बस लेके जाना है तो बस दिखनी चाहिए, बाकी रफ वाला। तो ये कुछ ऐसी आइटम्स होती है ना, जो स्टेटस सिंबल होती है, उनको हम जनरल कॉन्सेप्ट से अलग रखते हैं, ठीक है। आगे जब आप GS पढ़ेंगे तो बताया जाएगा टाइप्स ऑफ गुड्स वगैरह, तो उसमें मतलब गिफिन गुड्स होंगी, वाइट गुड्स होंगी, कैपिटल गुड्स होंगी, कंज्यूमर गुड्स होंगी, ये सब आप पढ़ेंगे, तब आपको समझ आएगा कि उनको हमें यहाँ नहीं लेना होता, ठीक है। वो जनरल चीज, मैक्सिमम क्या वो कॉमन मैन डिमांड करेगा आईफोन, नहीं करता है। और हमें देखना होता है कि जो मैक्सिमम डिमांड में चीज रहती है, उसी को हम कंसिडर करके चलते हैं। आईफोन वाले लोग कम है, ठीक है। तो आईफोन की बात नहीं है ना।
अगर आप कार की बात करेंगे तो कार भी बेसिक कार है ना, जो मतलब अंडर 10 लाख। हाँ बोले नहीं सर वो हम BMW लेके आए उसमें इतना तो BMW स्टेटस सिंबल जनरली है ना, ये सब चीजें। खैर देखिए ये क्लियर हो गया। अब इंपोर्ट अगर आपको पता चला इट मीन्स कि एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा। अब देखिएगा उस बंदे को ट्रम्प क्या था, ट्रम्प को अब कितना मिलेगा 6 kg प्रॉफिट होगा, ओबामा को भी साथ लेके आएगा, तो एफडीआई का इनफ्लो हमारे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। अब आप देखिएगा हमारे लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा के ला रहे हैं, अर्निंग बढ़ गई हमारी, एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एफडीआई भी बहुत सारा आ रहा, तो मतलब फॉरेक्स रिजर्व भी आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। काफी लोगों ने ठीक किया। ठीक है, एक दो की मिस्टेक हुई बाकी सब ठीक। क्लियर है, आगे चलें। यहाँ तक कोई डाउट हो बताइए। ये फॉरेक्स बेटा एफडीआई मतलब क्या था, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर कोई फॉरेनर आपके यहाँ इन्वेस्ट करेगा और उसको पहले कितना मिलेगा, फॉरेनर है अपने साथ डॉलर लेके आएगा, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा, उसको क्या मिलेगा, इंडियन करेंसी। पहले कितना मिलता था 50 रुपीज, अभी कितना मिलेगा 60, तो उसको प्रॉफिट हो गया ना। तो ऐसे फॉरेनर सब कमाएंगे, ज्यादा आएंगे इस कंडीशन में, उनको प्रॉफिट होगा तो लोग क्या हो जाएंगे, ज्यादा आएंगे, है ना। तो एफडीआई बढ़ेगा, वो अपने साथ क्या लेके आएंगे, डॉलर, तो आपके पास रिजर्व भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा। अरे फॉरेन है ना, ये आप देखिए फॉरेक्स मतलब, तो इसमें अपनी क्या मतलब है ना, सब ठीक है ना, कई बार होता है। आगे देखिए, यहाँ तक कुछ क्लियर हुआ है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर हुआ हो, क्या करना है। चलिए आगे देखिए, हो जाता है ना? हाँ अब कोई बात नहीं, अब देखते हैं जब बता दिया इस यूनिट में सारा कुछ क्या होगा, एक्सचेंज रेट क्या था, एक फॉरेन करेंसी की एक यूनिट को परचेज करने के लिए आप जितनी यूनिट्स आप लोकल करेंसी पे करते हैं, यही रेट आपका क्या होगा, एक्सचेंज रेट। ठीक है, अगर ऐसा हो मान लिया इंडिया के केस में, केस नंबर 1, मार्केट में बहुत तेजी से इंडियन करेंसी का डेप्रिसिएशन हो जाता है, तो कैसे आप उसको बताएंगे। अभी कितना है 50, अचानक अभी आप कितना पे करने लगे 70 रुपीज। इट मीन्स कि अगर ये फैक्टर $1 = 70 करने के लिए मेन रोल किसका रहा, मार्केट का रहा है, तो हम बोलेंगे यार मार्केट में हमारी वैल्यू कम हो गई, ये हो जाएगा डेप्रिसिएशन। क्या होगा, डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर $1 = 70 हमारी गवर्नमेंट ने खुद किया, तो ये हो जाएगा आपका डिवैल्यूएशन। अंतर याद रखिएगा, अगर मार्केट आपकी वैल्यू कम करता है तो होगा डेप्रिसिएशन, और आपने खुद वैल्यू कम कर दी है तो क्या हो जाएगा, डिवैल्यूएशन। अब ये मार्केट, दोनों नाम याद रखिएगा। मार्केट में अगर आपकी करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाती है तो ये क्या होगा, डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। और अगर हमारी गवर्नमेंट खुद कर देती कम तो हो जाएगा डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी। डिफरेंस समझिएगा, मार्केट करेगी तो क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन, और हम खुद करेंगे तो डिवैल्यूएशन। क्यों करेंगे, अब देखिए जब भी डेप्रिसिएशन हुआ क्या बेनिफिट हुआ आप चेक कर लीजिए। ठीक है, समझ आए बात। चाइना ने ऐसा किया 1516 में, चाइना ने, तो गवर्नमेंट करेगी तो क्या अभी तक इंडिया में ऐसा हुआ है, बिल्कुल हुआ। कब हुआ, 3 टाइम्स, इंडिया में 3 बार हुआ, 49 में एंड 66 एंड 91 में, है ना। 3 टाइम्स मतलब 3 बार इंडिया में ऐसा हम लोग कर चुके हैं। खैर अब देखते हैं कि मार्केट में वैल्यू कैसे डाउन होती है, कैसे इंक्रीज होगी, है ना, ये चीज देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखिए चलिए मैं आपको एक मैप बना के दिखाता हूँ, उससे आप सारे कंट्री एक साथ आ जाएंगे।
ऑस्ट्रेलिया बना लो, नाराज हो जाएगा वरना, है ना, ये जापान अपना दोस्त। अब देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर हम लोग हैं, है ना, ये हम लोग हैं। अगर आप इस समय की बात करें तो हमें लीड कौन कर रहा है, पूरी ग्लोबल मार्केट को लीड कौन कर रहा है, यूएस। ठीक, इनकी करेंसी क्या है, डॉलर। यहाँ भी डॉलर की डिमांड है, यहाँ पर भी डॉलर, हर जगह क्या चाहिए, हर जगह सभी को क्या चाहिए, डॉलर चाहिए। बच्चा रो रहा है उसको डॉलर खुश हो जाएगा। इस समय ये कंडीशन है, हर जगह डिमांड किसकी है, डॉलर, हर जगह। आप देखिए ट्रेड हो रहा है डॉलर दुनिया में। आप जो भी कंट्री देखेंगे जहां पर इकोनॉमी ओपन है वहां पर डिमांड किसकी है, डॉलर। एंड डॉलर को इशू कौन करता है, एक ही कंट्री। आप देखिए इशू सिर्फ एक कंट्री करेगा, डिमांड सारे कंट्री करते हैं। इट मीन्स कि प्रोडक्शन कम है, सप्लाई भी कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है, और इसीलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। प्राइस क्या, वैल्यू या प्राइस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बेसिक फंडा ये क्लियर है ना। भाई आप देखिएगा जो प्रोडक्शन ऑफ डॉलर या डॉलर इशू कौन करेगा, प्रिंट कौन करेगा, एक कंट्री सिर्फ, और डिमांड पूरे ग्लोब पर हर जगह डिमांड है इसकी। ठीक है, और ऐसा क्यों है, क्योंकि आप कहाँ जाना चाहते हो, पढ़ने के लिए, रहने के लिए, मेडिकल के लिए, हर चीज के लिए कहाँ जाएंगे, घूमने कहाँ जाएंगे, यूएसए जाएंगे। और यहाँ पर इंडियन करेंसी तो चलती नहीं, आपको क्या लेके जाना है, डॉलर लेके जाना है। और आप नहीं, हर जगह। इसराइल में अगर आप देखें तो उनके यहाँ जो भी इकोनॉमी रहती है उसमें डॉलर चलता है, और उनका अपना ही करेंसी है। इसराइल की करेंसी का नाम क्या है, सेकेल। सेकेल इज द करेंसी ऑफ इसराइल। और पहले सेकेल थी, मतलब उनका एक पड़ोसी है जो लड़ता रहता है, हाँ, पैलेस्टाइन, उनकी बनती नहीं आपस। और दुनिया में पहला कंट्री ऐसा है पैलेस्टाइन जिसके पास अपनी कोई करेंसी नहीं है। तो वो उसने साइकिल को चोरी कर लिया, और उसके बाद डॉलर, तो डॉलर तो सबके पास है। इजराइल वाले तेज हैं, उन्होंने अपनी करेंसी चेंज कर दी, साइकिल को हटा करके नई करेंसी, इसका नाम क्या है, न्यू साइकिल। तो आप देखिए डॉलर की डिमांड हर जगह, पाकिस्तान में डॉलर, भूटान वालों को क्या चाहिए, डॉलर, नेपाल में क्या चाहिए, डॉलर, हर जगह डॉलर। और इशू कौन करता है, सिर्फ एक कंट्री। ऐसा क्यों है, क्योंकि इनकी मार्केट की वो पोटेंशियल है, वो डिमांड है कि हर आदमी इनसे डिमांड करेगा, और इनकी करेंसी में करेगा। तो पहले इनकी करेंसी आपके पॉकेट में होनी तो चाहिए, आपके पॉकेट में है ही नहीं डॉलर, कैसे आप डिमांड कर पाएंगे। इसीलिए आप देखेंगे पूरी ग्लोबल मार्केट डॉलर हंग्री है, उसे क्या चाहिए, डॉलर चाहिए। समझ आई बात नहीं। और आप बताइए इंडिया का ऐसा क्या है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है इंडिया का जिसके लिए पूरी दुनिया में डिमांड हो कि नहीं हमारे पास रुपया आना चाहिए, हमें इंडिया से चीज परचेज करनी, क्या है आपके पास, आशीर्वाद के अलावा, हाँ स्पेसिफिक है, वो भी लिमिटेड है। आजकल लोग कम खा रहे हैं, हम ही लोग नहीं खा रहे हैं, बॉइल्ड फूड खा रहे हैं, है ना। हमारे पास क्या है, आशीर्वाद है। हरिद्वार आओ घूमने, गंगा स्नान करिए बढ़िया से, पाप धुल के जाइए, यही सब है। मतलब टूरिज्म है। आप बताइए आपकी कौन सी कार है ऐसी, कार का मॉडल जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, कोई है जिसका हाँ वो, यहाँ पे प्रोडक्शन बड़ा लिमिटेड है अभी, टाटा, हाँ उसमें बहुत ही कम, उसका मतलब उस टाइप का नहीं, कितने लोग लेंगे बेटा, है ना। कोई बाइक का ऐसा मॉडल है, कहाँ पे, यूएस में है, वो लोग पागल नहीं, हाँ उसमें है, लेकिन वो बेटा एक मतलब एवरेज से ज्यादा डिमांड, मतलब प्राइस उसका ज्यादा, हाँ तो उसको नहीं करेंगे, हमें क्या मैक्सिमम लोगों को देखना है ना। कोई मोबाइल फोन का ब्रांड, लावा मोबाइल, लगे अपना सा, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी आखिरी इच्छा है कि एक बार लावा मिल जाए, बस जीवन हमारा सेट हो गया। आपको अपनी चीज नहीं चाहिए। क्या लगता है अमेरिका में कोई बेचारा परेशान है, अर्निंग कर रहा है, सेविंग कर रहा है, मुझे लावा मोबाइल चाहिए दिवाली में, ऐसा कुछ है आपके पास, ऐसा क्या है, कुछ है, आपको खरीदना ही है, परचेज करना है। वो तो अच्छा हुआ कि अभी थोड़ा सा प्रमोशन गवर्नमेंट कर रही है टूरिज्म का, तो लोगों मन में इंडिया घूमने चलना है ना। तो टूरिज्म कितने दिन, 2 दिन 3 दिन 4 दिन चले गए आप। अगर हमारा कोई प्रोडक्ट ऐसा जो डिमांड में रहे,
और डिमांड कौन करेगा? नेपाल, श्रीलंका, बोलते उधारी थी, अगले साल देंगे। हाँ डॉलर, इसीलिए तो उन्हें लाना, एफडीआई बढ़ेगा। समझ बात ये चीज। तो आपको समझना क्या है कि आपका कुछ है ही नहीं। 2016 में एक क्वेश्चन फिर से आया यूपीएससी पीटी का, आप सब घर पे जाके देख लेना, है ना। उसमें पूछा गया था मसाला बॉन्ड, मैंने बताया होगा शायद। मसाला बॉन्ड एक्चुअली में एक टूल है जिसको परचेज करने के लिए आपकी पॉकेट में रुपया होना चाहिए, इंडियन करेंसी। क्लियर है? अगर आप ज्यादा प्रॉफिट देंगे मसाला बॉन्ड में, मसाला बॉन्ड क्या मतलब, अगर हमारी कंपनी से आपको मसाला बॉन्ड परचेज करना है तो आपकी पॉकेट में क्या होना चाहिए? आप अफ्रीका में बैठे हैं तो भी आपके पॉकेट में क्या होना चाहिए? रुपया। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है मसाला बॉन्ड, तो हो सकता मे बी हर जगह आपको थोड़ा थोड़ा रुपया नजर आने लगे। ठीक है, ऐसे हालांकि उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। केरल पहला स्टेट है जिसने मसाला बॉन्ड इशू किया। अगर पूछा जाए पहला स्टेट कौन सा है तो केरला। ठीक है, मसाला बॉन्ड क्या है, स्पेशल फीचर क्या है उसमें, आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, एक ही कंडीशन है, अगर आपके पास क्या है? इंडियन करेंसी। अदरवाइज आप, हाँ, ना बेटा वो अलग टूल है, बताएंगे। ठीक है, क्लियर है? इस बार अगस्त के आसपास, अच्छा अगस्त से पहले क्या हुआ था, ईरान के साथ हमारा टाई अप हुआ था कि हम आपसे ट्रेड करेंगे इंडियन करेंसी। तो उन्होंने बोला लिमिटेड है, 80% आप हमारा डॉलर दीजिए, 20% आपका इंडियन करेंसी चलेगा। क्योंकि बिरयानी में खाना ईरान को, चावल कहाँ जाएंगे? इंडिया से। तो आपसे 20 रुपीज ले लिया, आपको ही दे दिया, तो ये भी ठीक है, आप ट्रेड कर लेंगे। भाई हमारा राइस वहां चला जाएगा, कुछ और चीजें जाएंगी ईरान में। लेकिन वो, अगर आप देखें ना, ईरान की मर्जी है, नहीं लेगा तो आप क्या करेंगे? पेट्रोलियम आपको तो चाहिए। यूएस के पास ऐसा क्या है जो वो कह रहा है कि मुझे आपसे चाहिए, वरना मेरा जीवन मुश्किल हो जाएगा? सब कुछ है उनके पास। यूएस की मार्केट में किसकी जापान, अगर आप जापानीज मार्केट की बात करें तो वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। यूएस के पास क्या नहीं है? सब कुछ। आप बताइए कौन ऐसी कोई चीज है? कुछ, सॉरी, फंड, पानी यूएस के पास इंडिया से ज्यादा है। आपको मैं बता रहा हूँ, अगर ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस होगा ना पूरे ग्लोब में, तो याद रखिएगा इंडिया का रैंक क्या है? 8th। अगर ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस होने वाला है फ्यूचर में, तो सबसे डेंजरस कंडीशन किसकी होगी, इसमें रैंकिंग की गई तो 8वें पे आप लोग हैं, इंडिया है। क्या लगता है अमेरिका जो है आपसे पानी लेगा? अपना देखिए। ठीक है, समझ आया कुछ? तो डॉलर, अगर आप देखें, हाँ करेंसी आपकी कब राइज कर सकती है, जब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा, या तो आपका आईटी सेक्टर, देखिए आईटी सेक्टर की बात करें या सर्विस सेक्टर, इसकी डिमांड तेज हुई है। अगर उसका रीजन क्या है, मान लिया अगर आपने कोई एक एप्लीकेशन बनवाया और इसके लिए यूएसए में आपको पे करना पड़ेगा, सपोज करो कि 10,000 रुपीज, और हम लोग कर देंगे इसको 5,000। तो जो इन्वेस्टर होता ना उसको प्रॉफिट चाहिए होगा, मार्जिनल प्रॉफिट। तो यहाँ पर अगर वो इंडिया से काम कराएगा ना तो उसको प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ज्यादा मिलेगा। इसलिए आईटी सेक्टर हमें क्या करता है, डिमांड हमारी क्रिएट कराता है, इसलिए थोड़ा रुपया हमारा क्या रहता है? बैलेंस रहता है। अगर आईटी की डिमांड भी कम हो जाएगी, या आप देखेंगे मेडिकल फैसिलिटीज इंडिया में बहुत चीप है, बहुत सस्ती। अगर आप यूएस जाएं कभी, या कोई गया हो उससे पूछना, अगर सिर्फ हेडेक हो जाए उसमें नियर बाई $1,000 आपका लगेगा, तब जाकर के सर में दर्द ठीक होगा। और जब ये पता चलेगा $1,000 लग गया तो फिर से हो जाएगा। इसलिए जब भी आप यूएस जाएं तो यहाँ से मेडिसिन लेके जाएं, कोल्ड फीवर एंड ये सब चीजें, वहां पर बहुत ज्यादा महंगा है सब कुछ। ठीक है, बस याद रखना है। ठीक है, हाँ, हाँ, नहीं नहीं, ये एक्चुअल चीजें हैं सारी। मैं आपको सब कुछ एक्चुअल बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अपने मन से बता रहा हूँ, है ना। आपका कोई दोस्त वगैरह हो, अगर रिलेटिव वगैरह, उनसे पूछिए। ठीक है, तो आप देखिए मतलब ये है कि अभी आईटी इंडस्ट्री और आगे फार्मा इंडस्ट्री,
उसका स्कोप है। इसीलिए इस बजट में मैक्सिमम अमाउंट एलोकेट किया गया था फार्मा इंडस्ट्री को। ये सब क्या होता है, क्योंकि हमारे यहाँ कम रेट की मेडिसिन मिलेगी ना, उसकी डिमांड पूरी दुनिया में होगी। अब अफ्रीकन कंट्रीज में यूएस की कोई कंपनी की मेडिसिन डिमांड नहीं करेगी, उसका रीजन भी है ना, हमारे कोई भी केमिकल डाल दो चलेगा। आप बता दो, सुबह सुबह मैं यूट्यूब चैनल खोल के बैठ जाऊं, सुबह का ज्ञान दे रहा हूँ बैठा हुआ, गर्म पानी में ये डालो, डाल लिया, ये डालो, डाल लिया, पी लो, उसके बाद सर मुझे होश नहीं आ रहा, मतलब हम में चला, ये सब कुछ भी करने में लोग तैयार है। नहीं देखे यूएस में ऐसा नहीं। वहां पर अगर आपको कोई मेडिसिन देंगे, यहाँ पर तो अब आप देखिए ना, कोई एक्टर है बॉलीवुड का, वो बताते हैं कि ये मेडिसिन खा लिया अगर एक बार तो बस आप फिट हो जाएंगे, और आप खाना चालू कर देंगे। आप देखिए से प्रमोट कौन कर रहा है, वहां पर ये सब नहीं है। इसीलिए आप देखिए लिटरेसी रेट जब कंसिडर करते हैं ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब आप पढ़ेंगे जीएसपी, तो देखिएगा डिफरेंस है। हमारे यहाँ कौन है मतलब लिटरेट कौन है, जिसको किसी भी लैंग्वेज में अपना नाम लिखना नहीं, बनाना आना चाहिए। बनाना समझते हो? किसी ने सिखा दिया, मान लो मेरा नाम राम है, तो ये राम बन गया, ये हमें पता है राम है, बना दिया ऐसा। मैं पढ़ा लिखा हूँ, सर्वे में क्या हो जाऊंगा, लिटरेट। और आप वेस्टर्न कंट्री में जाएंगे, वहां पर बेसिक पैरामीटर्स क्या है, किसी भी मेडिसिन के पीछे जो भी लिखा रहता है, कौन सा सॉल्ट पड़ा हुआ, जब तक आप वो नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लिटरेट नहीं। डिफरेंस समझ आया क्या है? इसलिए वो अमेरिका, हम लोग इंडिया, बहुत सारा डिफरेंस है, सिर्फ ऐसे नहीं हीरो बनने से, है ना, उनके बेसिक पैरामीटर्स बहुत अलग। अगर हम आप अपने यहाँ इंडिया में लिटरेसी रेट के लिए यही कंडीशन इंप्लीमेंट कर दीजिए, आधे डॉक्टर फेल हो जाएंगे। नहीं, मैं सच्चाई बता रहा, एमएससी बायो वाले चक्कर आ जाएगा 1 मिनट पहले, उनको बोला सर इसमें क्या लिखा हुआ, बस इतना पता है कि डोलो लेना है, क्योंकि लोग लेते हैं, मुझे भी लेना है। तो मतलब समझ है, अंतर है, डिफरेंस है ना। फार्मा में हमारे यहाँ ये है कि स्कोप बहुत ज्यादा, पोटेंशियल बहुत ज्यादा। सन फार्मा एक कंपनी है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में, उसका कोर एरिया है वर्किंग का। उसने दिखाया है कि पोटेंशियल है, और एग्जाम्पल पुट किया, कोविड में उसने सप्लाई की। उसके बाद अगर आप देखें पूरी, फिर मतलब पूरी कंट्री से जो भी प्रोडक्शन हुआ, वैक्सीन हमने सप्लाई किया हर जगह, है ना। इट मीन्स कि फार्मा में आपका स्कोप है। और अगर धीरे धीरे एक एक स्टेप हम लोग आगे जाएंगे, तो हो सकता है रुपया हमारा क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग। जब तक आप डिमांड नहीं क्रिएट करेंगे, तब तक आपकी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो। और तीसरा केस क्या है, जब आप आईएमएफ के बारे में पढ़ेंगे, आईएमएफ की बात करेंगे, इसकी बास्केट में डॉलर है, एन जैपनीज करेंसी, एंड ये आपका युआन। अगर 2 बार कट कर देंगे तो चाइनीज करेंसी बन जाएगी, ठीक है। एंड कितना हो गया, 1 2 3 4, आपका यूरो हो जाएगा। और पांचवा आपका पाउंड स्टर्लिंग, इस तरीके से बनता है ना ये आपका। तो ये पांचों करेंसीज किसमें शामिल है, आईएमएफ। मतलब इंटरनेशनल ट्रेड में आप इन्हीं 5 में से किसी में पेमेंट करते हैं। इसीलिए ये सब आपकी हैं हार्ड करेंसी, क्योंकि इनको अर्न करना पड़ता है। और फॉरेन ट्रेड में पेमेंट आप इनमें किसी में से एक कर दीजिए, चलेगा। और ये पौंड स्टर्लिंग, पौंड अपना ब्रिटिश पौंड, ब्रिटिश पौंड, हाँ ब्रिटिश पौंड। ये कौन सा वाला है, बहुत सारे पौंड है, ब्रिटिश पौंड। अगर जिस दिन यहाँ पर नंबर 6 पर रुपया आ जाएगा ना, तो बस फिर देखना। हालांकि ऐसा भी नहीं है, एन की वैल्यू आपसे कम है। जैपनीज करेंसी एन ना, इंडियन करेंसी से उसकी वैल्यू कम है। बर्दाश्त नहीं हो रहा, जैपनीज करेंसी की वैल्यू आपसे क्या है, कम। कैसा लग रहा है, कल ही जापान जाना है? ठीक है, जिस दिन आप कहाँ गए, आईएमएफ में, इंटरनेशनल ट्रेड में पेमेंट आप इन्हीं करेंसीज में कर सकते हैं। मतलब रुपया नहीं है अभी, पता लगा, नोट कर लीजिए बेटा। अभी उम्मीद में बैठे हम लोग, है ना, देयर इज ए रे ऑफ होप, ये आगे आ जाएगा, है ना। हाँ बताइए क्या पूछ रहे थे। हम्म।
ना बेटा, बहुत सारी और चीजें हैं। इंडिया आपकी पॉकेट मार्केट करेगा क्या इंडियन करेंसी जब तक डिमांड ही उसकी नहीं होगी। ठीक, देखिए। नहीं, वो वैल्यू आप भूल जाइए। क्यों करेगा? क्योंकि डॉलर से उसके कई सारे काम चलेंगे। इंडियन करेंसी से आप क्या कर लेंगे जब उसकी डिमांड ही नहीं? भाई अगर कोई ऐसी चीज आपके आपके पास है जिसकी कोई डिमांड नहीं, जिसकी कोई जरूरत नहीं, तो वो तो वैल्यूलेस है ना आपके लिए फिर। बात क्लियर है ना? ठीक है। ये जैसे मान लिया आप डेजर्ट में हैं, सहारा में बैठे हुए, तो सहारा मैंने आपको मिठाई दे दी, जो मिठाई खाओ। वैसे ही पानी नहीं मिल रहा, ऊपर से मैं मिठाई खिला रहा हूँ आपको, मैं तो और जल्दी कर रहा हूँ फिर। वहां पर नीड किसकी है? पानी की है ना। ये है। बहुत सारे फैक्टर एक साथ काम करते हैं, कोई एक चीज नहीं काम करती। ठीक है, क्या सब ठीक चल रहा है? क्या अमेरिका घूम रहे हो? जीएस में टहलाएंगे, जीएस में जब करेंगे ना तो एक एक केस और डिटेल में बताएंगे, तो आपको यूएस टहलाएंगे यहीं पे, मतलब ऐसा नहीं लेके चलेंगे, है ना। ठीक है ना, लेकिन हाँ पीटी के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे आज जा करके, 100% होगा। जो नहीं होगा वो मैं बता रहा हूँ किसका, एक रीर का, REER और NEER, क्योंकि वो आपके सिलेबस में है नहीं। अगर मैं बताऊंगा तो नींद कभी भी आ सकती है ना। खैर देखिए आगे एक स्टेप और बढ़ते हैं, थोड़ा और बस, थोड़ा ध्यान और दीजिएगा। हाँ, कहाँ पर थे हम लोग, क्या कर रहे थे मुझे? चलिए, अब क्या है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, RBI, कि भाई सब कुछ आपको मैनेज करना है। ठीक है। अब पहला केस देखिए, इसमें आपके बाकी डाउट क्लियर होंगे। केस नंबर 1, इंडियन करेंसी की वैल्यू बहुत तेजी से कम हो रही है, एंड अगर ऐसा होगा तो इट मीन्स कि डॉलर की वैल्यू बहुत तेजी से राइज कर रही है, मतलब डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी बहुत तेजी से हो रहा है। अब जरा केस समझिए, क्या कोई डाउट बेटा? मार्केट, मार्केट बेटा देखो ऐसा है, एक तो डिमांड होता है, सिर्फ ये है, अगर आपकी करेंसी में डिमांड नहीं है तो आपकी करेंसी नीचे ही जाएगी। ठीक है, 100%। आप ये देखिए, आपकी करेंसी को कोई क्यों अर्न करना चाहेगा? भाई अगर आप देखिए, इंडियन करेंसी आपकी पॉकेट में क्यों होनी चाहिए? कुछ लेना हो तब ना, जब किसी को चाहिए नहीं। अगर मसाला बॉन्ड हिट कर जाएगा तो लोगों को इन्वेस्ट करना होगा मसाला बॉन्ड, तो वो अर्निंग क्या करेंगे? इंडियन करेंसी की, नहीं। आपकी जो मार्केट है वो कैसे रेगुलेट होगी उसको देखिए। कल को मान लिया अगर ऐसा हो जाए गुजरात में या राजस्थान में पेट्रोलियम के रिजर्व मिल गए बड़े से, फिर लोग आएंगे पेट्रोलियम परचेज करने, तो हम बोलेंगे मुझे चाहिए इंडियन रुपी, इंडियन करेंसी। समझ आई बात नहीं? तो फिर अब हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, वो तेजी से राइज करेगा। ठीक है। फिलहाल अभी ऐसा कुछ खास नहीं है कि इंडियन करेंसी हमारी जो है वो राइज करे, है ना। खैर, केस नंबर 1 क्या है? अगर मार्केट में रुपीज की वैल्यू बहुत तेजी से डाउन हो रही है, एंड अगर ऐसा हुआ तो इट मीन्स कि डॉलर की वैल्यू क्या करेगी? राइज करेगी। और ये पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी बहुत तेजी से अगर हो जाए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया याद करेगी किसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि ये ठीक अब नहीं है। अरे 10 रुपीज ठीक है, 20 रुपीज, अचानक 50-50 का रेशियो हो जाए, डॉलर चल रहा 50 का, 70 कर दिया आपने, 20 रुपीज हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, बहुत सारा पैसा हमारा फ्लो में चला जाएगा ना। तो किसे याद किया जाएगा? RBI। अब जरा देखेंगे ये कंडीशन क्यों आई, इसको डिकोड करते हैं। इसका मतलब यह है कि डॉलर का प्राइस जो है तेजी से बढ़ा है, यही होगा। क्लियर है ना? इट मीन्स कि सप्लाई ऑफ डॉलर आपके मार्केट में क्या हुई, बस यही मेन कॉज। RBI को पता चल गया कि सप्लाई ऑफ डॉलर इन मार्केट क्या हो गई, कम। तो क्या करेंगे? अब फॉरेक्स रिजर्व जो आपके पास था, किसके पास? इसको कौन डील करता है? RBI। अपने पास से
मार्केट में डॉलर की सप्लाई को बढ़ा देगी। बात जरा समझिएगा, अगर मार्केट में ये कंडीशन है, रुपीस का डेप्रिसिएशन हो रहा है, आरबीआई क्या कर सकता है, अपने पास जो रिजर्व है ना उसकी सप्लाई मार्केट में क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। क्यों? क्योंकि अब सप्लाई ऑफ डॉलर क्या हो गई, कम हो गई, तो अपने रिजर्व से आरबीआई क्या करेगा, सप्लाई को इंक्रीज कर देगा। जब सप्लाई इंक्रीज होगी तो प्राइस अपने आप क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। क्लियर है? अगर मार्केट में डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सप्लाई को इंक्रीज कौन करेगा, आरबीआई। किसकी सप्लाई, डॉलर। तो समझ आया, नहीं आया? मार्केट में अब यार ये इस समय गवर्नमेंट कबूलने को तैयार नहीं है ना, तो मार्केट और गवर्नमेंट दोनों की इच्छा है, और ठीक भी है। कोविड ऐसा कुछ लिखा नहीं, मैं बता रहा हूँ, पता लगा सर आपने बोला था, है ना। हाँ, देखिए कोविड के पोस्ट कोविड में आप देखिएगा, आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन हुआ है करेंसी का, एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, देखिए एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा। जब एक्सपोर्ट आपका बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, भाई एक्सपोर्ट हमें मैक्सिमम करना है तो प्रोडक्शन बढ़ाना होगा ना, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। और पोस्ट कोविड आपको क्या चाहिए, यही तो चाहिए ना, चलने दीजिए। ठीक है ना? समझ आई बात नहीं? हाँ, वो डॉलर के मुकाबले कम हो रहा है, क्योंकि और जो करेंसी है उसके मुकाबले स्ट्रॉन्ग हो रहा है। किसने बोला? ठीक है, ताई ने बोला तो बात ठीक है। वियतनाम की करेंसी, आप अपना 1 रुपया देंगे तो उनका लगभग 280 मिलेगा। अपना 1 रुपया लेके जाइए वियतनाम में, उनका बट नियर बाई 280 था, है ना, ऊपर नीचे चलेगा, 280 समझिए इसके आसपास। आपका 1 रुपया, उनका कितना, 10,000 लेके जाओ, पैसा संभाल नहीं पाओगे, तो खुश रहिए फिर, है ना। अलग बात है उनकी, ठीक बात, देखिए पैरामीटर्स अलग अलग है। अब देखिए पूरी तरीके से तो सच नहीं है, कुछ चीजें हैं। नहीं, एक दो जगह ऐसा हुआ, जैसे आप अगर देखें साउथ अफ्रीका करेंसी रैंड की बात करें, है ना, दो चार कंट्री ऐसे हैं जहां पर ज्यादा नुकसान हुआ है, या आप चाइना की अगर बात करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। तो मतलब ठीक बात, उनकी 50% ठीक है, 50%, बट उसको ठीक नहीं लीजिए ज्यादा, अच्छा है ना। ठीक। और उन्होंने दिया भी डेटा है, सर्वे में डेटा है, किस करेंसी की वैल्यू ज्यादा, मतलब डेप्रिसिएशन ज्यादा हुआ, किस में एप्रिसिएशन ज्यादा हुआ, ये सब है डेटा में। तो जब आप जीएस पढ़ेंगे ना उसमें मिलेगा, या आप एक काम करिएगा, मिनिस्ट्री की साइट जाएंगे और पूरा बजट डाउनलोड कर लीजिए, और सर्वे, तो सर्वे मिल जाएगा आपको, कितनी कंट्रीज हैं किनका करेंसी मतलब डेप्रिसिएशन ज्यादा हुआ, इससे पूरा रेट दे रखा है ना। तो अभी ऐसे मत समझिएगा, धीरे धीरे जब आप इंडस्ट्री पढ़ेंगे ना जीएस में, तो इंडस्ट्री के बाद में आप देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। कुछ केसेस हैं, सारे नहीं। सॉरी, डिमांड भी है बेटा, और कई बार क्या होता है कि हम जब बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं ना किसी पर, तो उसके भाव बढ़ जाते हैं। हाँ, रिसोर्स बहुत सारी चीजें हैं। लिथियम हमें भी लेना पड़ता है, पेट्रोलियम भी हमें लेना पड़ता है ना, बहुत सारे रीजन। इकोनॉमी एक, हाँ बिल्कुल रिसोर्स है। और एक बात याद रखिएगा, इकोनॉमी का एक रूल है, आपकी लाइफ में चलता है, अगर आपकी डिपेंडेंसी जिस पे ज्यादा बढ़ जाए, उसके भाव बढ़ जाएंगे। इसलिए सो मत करो कि हमारी डिपेंडेंसी आप पे, वरना उसके भाव क्या हो जाएंगे, ये दिखाओ कि नहीं तुम नहीं होगे तो अच्छा रहेगा मेरे लिए, उसके भाव क्या रहेंगे। समझ आई बात नहीं? कितना फेमिलियर सब्जेक्ट है ना। समझ आई बात नहीं? देखिए केस नंबर 2 बेटा, अगर ऐसा हो जाए
कि अगर सप्लाई ऑफ डॉलर, ये क्वेश्चन पीटी में आया हुआ, किसका सप्लाई, डॉलर का, बहुत तेजी से बढ़ जाए, इट मीन्स कि इसका प्राइस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, डिक्रीज होगा ना। डॉलर बोलेगा भाई आप एक कम को 50 रुपीज दे रहे थे, अब मुझे 40 दो, सप्लाई बढ़ गई। अगर ऐसा होगा तो एप्रिसिएशन होगा इंडियन करेंसी में, और अब आपको पोटैटो कितना मिलेगा, 4 kg, नुकसान होगा, लॉस होगा ना। बात समझ आई नहीं। तो अगर लॉस होगा तो आप इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, पूरी बात समझिए, इन्वेस्टमेंट कम होगा ना कंट्री में। और हम लोग कैसे हैं, गरीब टाइप लोग हैं, हमें काम चाहिए। इन्वेस्टमेंट अगर कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन नहीं होगा। तो आरबीआई क्या करेगा, मार्केट से डॉलर परचेज कर लेगा। यहां से मार्केट से डॉलर कौन परचेज करेगा इस समय, आरबीआई। जब ऐसा कर लेगा तो डॉलर की सप्लाई क्या होगी, थोड़ी सी कम, और प्राइस बढ़ जाएगा। समझ आई बात। तो जनरली हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं करेंगे इंडियन करेंसी का, अदरवाइज आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट जो इनफ्लो है ना वो कम हो जाएगा। हाँ हुआ है बेटा एक दो बार। जैसे मान लिया अगर यूएस की अगर बात करें हम लोग, है ना, उसका ट्रेड सिर्फ वहां पर रहे, जैसे मैंने रसिया वाला केस चल रहा था, रसिया चाइना सब एक तरफ हो जाए, है ना। और अभी चूंकि एक दो और पार्टनर है उसके ट्रेड पार्टनर, मैक्सिको वगैरह है, मैक्सिको है, कनाडा है, अगर इनसे ट्रेड कम हो और उनकी डिपेंडेंसी हमारे ऊपर आ जाए, ठीक है, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, मार्केट में यही दोनों केसेस हो सकते हैं। समझ आई बात। यहाँ से पीटी में क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए एक चीज और, यहाँ तक क्लियर है ना। टोटल मैथमेटिक्स है, इसमें रटना उटना कुछ नहीं, समझ आ गया तो ठीक है ना। आगे देखेंगे अगला केस। देखिए, अगर आपकी सेंट्रल बैंक बोले कि $1 इक्वल टू 70 रुपीज, और ये हो गया फिक्स, टेंशन मत लो, ना ये 60 होगा ना ये 80 होगा, तो रिस्क फैक्टर क्या हो गया, 0। ठीक है, मार्केट राइज करेगा तो डाउन भी तो जा सकता है, अभी रिस्क क्या हो गया, 0। इस केस में आपका एफडीआई इनफ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उन्हें पता है कि रिस्क नहीं है, 70 मिलेगा ही मिलेगा, बात खत्म। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, एफडीआई इनफ्लो राइज करेगा। लेकिन चैलेंज क्या है कि आपके पास में क्या होना चाहिए, फॉरेक्स। और अगर फॉरेक्स रिजर्व आपके पास नहीं है तो आप फिक्स नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। और देखिए इसमें ऐसा काम कौन कर सकता है, फिक्स एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट कहाँ अभी इंप्लीमेंटेड है, इन चाइना। चाइना फिक्स है, और होगा भी, इनके पास बहुत पैसा है चाइना के, हमारे पास भी होगा, है ना? चाइना से आगे हम लोग जाएंगे नहीं, क्या डाउट है पॉपुलेशन में। हाँ, रैंक वन होना चाहिए। हाँ, तो किसी भी चीज में रैंक वन होना चाहिए ना। पॉपुलेशन देखिए, एक्चुअली में आप जब छोटे होंगे तो एक आपने ऐसे वगैरह लिखा होगा पॉपुलेशन पे, मेरिट्स एंड डिमेरिट दोनों काउंट की होंगी। साइंस है, पॉपुलेशन है, दो चार चीजें दोनों, मतलब उसका देखें एस्पेक्ट ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉपुलेशन का पॉजिटिव भी है इकोनॉमी में, ज्यादा लोग डिमांड क्या हो जाएगी। अभी आप जापानीज गवर्नमेंट से पूछिए कि बच्चों की कीमत क्या है, वो बताएंगे। बच्चे नहीं है ना, बच्चे नहीं तो आगे फिर बड़े भी तो नहीं होंगे, आइलैंड खाली हो जाएगा, हम लोगों को संभालना होगा फिर। हमारे पॉपुलेशन की सबसे अच्छी बात है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा है।
हाँ, चाइना में भी एज उनकी बढ़ रही, तो आज आपकी एज ज्यादा है, कल एज बढ़ेगी बिना आपकी। तो हंसिए मत लोगों पर, वो दौर आपको भी देखना है। वो तो यह है कि लॉकडाउन में संभाल लिया, लॉकडाउन में इतने बच्चे हो गए, है ना। अगर आप देखें बच्चों की संख्या ना बहुत तेजी से बढ़ी। हाँ, हाँ कंट्रोल हो रहा है, और एक टाइम ऐसा इंडिया में भी आएगा, ये तो साइकिल है, आप देखेंगे कि जहां पर मतलब ओल्ड एज का नंबर ज्यादा होगा, शायद वो टाइम आप लोग देखेंगे। हाँ, और जब आप भी ओल्ड होंगे तो आप देखेंगे उसमें मार्केट की कंडीशन बहुत डाउन रहेगी, है ना। ऐसे अभी लेकिन हो सकता है इंडिया के लोग हैं, पॉपुलेशन बढ़ाते रहे, और ये भी ठीक रहता है, मतलब मैं तो मानता हूँ कि ठीक है ना। पॉपुलेशन रहेगी मतलब मार्केट में डिमांड रहेगी, ठीक है। खैर आगे देखेंगे, बस एक एक टाइप और है, उससे देख लीजिए, है ना। ये कौन सा था, फिक्स वाला था, है ना। दूसरा क्या रहेगा कि देखिए अगर कोई, आप ऐसे सुन लीजिएगा ना, प्रोसेस सेम रहेगा। अगर एक्सचेंज रेट ऐसा है कि जो मार्केट जिसको ड्राइव करता है, ड्रिवन बाय मार्केट, मार्केट में वैल्यू खत्म आपकी, तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा। क्लियर है ना। अगर कोई ऐसा कंट्री है जिसका एक्सचेंज रेट बेसिकली कौन मतलब डील कर रहा है, मार्केट खुद, तो मार्केट का कोई भरोसा नहीं। अगर आप यूएसए में जाएंगे, अगर आप देखें यूएस में लगभग मैक्सिमम जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट ही जो है मतलब कंट्रोल करता है। तो मार्केट कभी आसमान कभी नीचे चलता रहेगा, वहां की मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं नजर आएगी, कभी भी कोलैप्स हो जाएगा। और तीसरा टाइप होता है, पहले जैसे इंडिया में कौन सा टाइप है, इंडिया में क्या है कि पहले मार्केट प्लस आरबीआई फिक्स, मतलब हमारे पास नहीं, फिक्स तो क्लियर है चाइना के पास। हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट के ऊपर छोड़ दिया सब कुछ, लेकिन जब लगेगा मार्केट बस की बात नहीं है, तब फिर आरबीआई डील करता है। बात समझ आई। हमारे यहाँ क्या है, जो हमारा एक्सचेंज रेट है बेसिकली, इसको कौन डील करेगा, दो प्रोसेस में। पहला, मार्केट डील करेगा, और मार्केट जब लगेगा भाई बहुत तेजी से डेप्रिसिएशन हो रहा, मार्केट डील नहीं कर पाएगा, तो किसको कॉल करेंगे, आर। क्लियर है ना। तो हम लोग आरबीआई मार्केट दोनों इंडिया में डील करते हैं एक्सचेंज रेट, ठीक है। इसलिए आप देखिएगा आरबीआई का स्टेटमेंट आता होगा जब भी डॉलर बहुत तेजी से अगर वैल्यू बढ़ती है डॉलर की, तो भी कौन स्टेटमेंट देगा, आरबीआई देगा, और कोई मिनिस्ट्री नहीं बोलती है ना। ये है, तो ये आपके टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट था, ठीक। अब कुछ टॉपिक और हैं, अगर आप बोलेंगे, हालांकि इसमें नहीं होगा, है ना, आपके एनसीईआरटी में, रीर एंड नील एंड फॉरेक्स, ये थोड़े से टाइट है ना, तो इनको कल देख लेंगे।